हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विच इज़ कलाइडोस्कोप, उसकी पोएम नंबर 2 विच इज़ पोएम्स बाय मिल्टन। अब पोएम्स बाय मिल्टन क्या है, यानी मिल्टन जो कि एक पोएट है, उनके द्वारा लिखी गई 2 पोएम्स यानी 2 कविताएं हम इस एक पोएम के अंदर पढ़ने वाले। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपकी पोएम है इसके अंदर 2 पोएम्स है। फर्स्ट है ऑन टाइम और दूसरी पोएम है ऑन शेक्सपियर। तो मैं सेपरेटली आपको जो फर्स्ट पोएम ऑन टाइम है उसका एक्सप्लेनेटरी का वीडियो दूंगी, फिर सेपरेटली उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सेपरेटली समरी एंड सेपरेटली एमसीक्यूज, फिर सेपरेट वीडियो में जो सेकंड पोएम है आपकी ऑन शेक्सपियर उसके एक्सप्लेनेशन एंड सेपरेटली उसके एमसीक्यू, सेपरेटली उसकी समरी एंड सेपरेटली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो टोटल इस एक पर्टिकुलर पोएम की आपकी 8 वीडियोस होंगी, 4 दोनों की मिला के, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम विच इज ऑन टाइम। लेकिन उससे पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर, दैट मीन्स लेट्स रीड अबाउट द पोएट who has written this poem. So John Milton is the poet. He was born in the year 1608 and he died in the year 1674. Okay, so he began writing poetry at the age of 10. जब वो 10 साल के थे, केवल 10 साल के, तब से उन्होंने कविताएं लिखना चालू करी। जब उन्होंने अपना फॉर्मल एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई कैम्ब्रिज से ख़त्म करी, तो उन्होंने हर चीज़ पढ़ डाली थी तब तक, यानी जो लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में जो भी कुछ अवेलेबल था उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद इनको लैटिन सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट करा गया, जहाँ पर इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी कि इनकी आंखों पर आई स्ट्रेन हो गया, यानी आंखों पर इतना ज़ोर पड़ गया, रात रात भर लेट नाइट ये किताबें रीड करते थे, पढ़ाई करते थे, जिसकी वजह से इनकी 45 ईयर्स की एज में, केवल 45 ईयर्स की एज में ये टोटली ब्लाइंड हो गए, यानी अंधे हो गए, इनको दिखना बंद हो गया। और जब इनके फाइनल ईयर्स थे, यानी जब इनके आखिरी के कुछ साल थे जब वो अलाइव थे, मरने से पहले, तो इन्होंने 2 फेमस अपनी पोएम्स लिखी, कविताएं लिखी, जिसमें से थी, पहली थी पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी थी पैराडाइज रीगेन्ड। अब आप बोलेंगे कैसे लिखी, तो क्योंकि ये तो ब्लाइंड थे तो इन्होंने थ्रू डिक्टेशन, यानी ये अपनी कविता डिक्टेट करते गए, मुंह से बोलते गए, और लिखी किसी और ने। तो ऐसे अपनी जीवन के आखिरी के सालों में इन्होंने ये 2 कविताएं लिखी थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पोएट। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम विच इज़ द फर्स्ट पोएम। पहली पोएम जो है उसका नाम है ऑन टाइम। नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइम यानी समय के बारे में इस चैप्टर में, इस पोएम में बात होने वाली है। एक ओवरव्यू देती हूँ मैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस पोएम में। इस पोएम में जो पोएट है जॉन मिल्टन, वो क्या बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, टाइम से, वो समय से बातें कर रहे हैं, और समय से कह रहे हैं कि तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ। और हम सब इंसानों की लाइफ में जितना भी जेलसी की फीलिंग है, सैडनेस है, दुख है, एंगर है, जो भी हमारी लाइफ में बुरी चीज़ है, वो सब अपने अंदर तुम टाइम संभालो, समय से बोल रहे हैं, अपने अंदर तुम ये सब संभालो और जल्दी से आगे बढ़ जाओ, ताकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। और जब हमारी लाइफ अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, हम स्पिरिचुअली गॉड से, भगवान से जुड़ेंगे, और जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो खुशियाँ हमारे कदमों पे होगी। धरती पर रहकर हमें स्वर्ग यानी हेवन का एहसास हो जाएगा कि क्या होता है, और जब ऐसा होगा तो हमारी लाइफ खुशियों से, हैप्पीनेस से भर जाएगी। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पोएम एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम लाइन बाय लाइन। अब पोएम में बहुत सारे कुछ आर्केइक वर्ड्स भी हैं। आर्केइक वर्ड्स इंग्लिश के ओल्ड फैशन वर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। लेट्स बिगिन। फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस। तो सबसे पहले हम ये 2 वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं, दाव और दाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आर्केइक वर्ड्स होते हैं, कुछ पुराने ज़माने के जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। तो दाव का मीनिंग आज के ज़माने में होता है यू, जिसको हम आज के ज़माने में यू कहते हैं, उसको पुराने के ज़माने में हम कहते थे दाव। और दाय का मतलब क्या है आज के ज़माने में, योर, तुम्हारा। ओके, तो इस पहली लाइन में जो पोएट हैं वो टाइम को, समय को क्या बोल रहे हैं कि तुम एनवियस हो, तुम जलते हो, तुम में जलन की भावना है। फ्लाई एनवियस टाइम, उड़ जाओ जल कुकड़े समय, इस तरीके से पोएट कह रहे हैं समय को। टिल यू रन आउट योर रेस,
और तब तक फ्लाई करते रहो, तब तक उड़ते रहो जब तक तुम्हारी ये जो रेस है, तुम्हारी ये जो दौड़ है, ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम तो दौड़ता जाता है, भागता जाता है, चाहे इंसान जी रहा है, मर रहा है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो पोएट कहीं ना कहीं वक्त का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं तुम तो हमसे जलते हो, तुम्हें तो अपनी बस रेस कंप्लीट करनी है, तुम्हें तो दौड़ना है, तो फ्लाई हो जाओ, उड़ जाओ अपनी रेस में और उड़ते रहो तब तक जब तक तुम उस पॉइंट तक न पहुंच जाओ जहां तुम्हें पहुंचना हो। कॉल ऑन द लेजी लेड इन स्टेपिंग आवर्स। और तुम समय को बोल रहे हैं पोएट, तुम अपने साथ आवर्स को भी बुलाओ, घंटों को भी बुलाओ जो कि बहुत लेजी हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं। घंटे इसलिए उन्होंने, पोएट ने घंटों को लेजी बोला है क्योंकि पोएट कहते हैं कि एक घंटा बहुत लंबा होता है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, कितना धीरे धीरे ये घंटे चल रहे हैं। तो पोएट कहते हैं टाइम से, समय से बोलते हैं कि भाई तुम तो अपनी दौड़ में, अपनी रेस में हो, अपने साथ अपने सुस्त घंटों को भी ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये घंटे जो हैं बहुत सुस्त हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनको भी अपने साथ ले जाओ। Whose speed is but the heavy plummets pace। प्लमेट्स क्या होता है? प्लमेट्स एक डिवाइस होता है जो लेड नाम के मटेरियल से बना हुआ रहता है एंड इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डाउनवर्ड मोशन। तो ये जो नीचे की तरफ जो मोशन जाता है, यानी जो डायरेक्शन नीचे की तरफ जाती है, उसको प्लमेट्स नाम का डिवाइस नीचे लाने की कोशिश करता है। तो पोएट कहते हैं किसके लिए? आवर्स के लिए। आवर्स के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो आवर्स है बहुत लेजी है, बहुत आलसी है, ऐसे समय तू इसको भी अपने साथ ले जा, अपनी रेस में ले जा, ताकि घंटे जल्दी जल्दी बढ़े, समय जल्दी जल्दी आगे बढ़े। और ये जो घंटे हैं इनकी जो स्पीड है, क्यों ले जाओ? क्योंकि ये जो घंटे हैं इनकी जो स्पीड है वो प्लमेट्स की तरह है, यानी समय को तो ऊपर बढ़ना चाहिए, यानी समय को तेज़ी से बढ़ना चाहिए आगे की तरफ, लेकिन ये जैसे प्लमेट्स नीचे की तरफ आता है, ये जो डिवाइस नीचे की तरफ आता है, एग्जैक्टली जो घंटे टाइम अपनी स्पीड बढ़ाने की जगह अपनी स्पीड घटा रहे हैं। इसलिए तुम अपने इन सुस्त, अपने आलसी घंटों को, आवर्स को अपने साथ अपनी रेस में ले जाओ। एंड ग्लट दाई सेल्फ with what they womb with what thy womb devours। okay, glut का मीनिंग क्या होता है? to fill more of something than is needed। जब आप जल्दी जल्दी अपने पेट में खाते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, ठूसते जा रहे हो, ज़रूरत भी नहीं है आपके पेट में, भूख भी नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? भरते जा रहे हो, दैट इज ग्लट। दाई का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था, योर, तुम्हारा, आर्केइक वर्ड है ये। वूम का मतलब क्या होता है? वूम का मतलब किसी औरत की कोख, ओके, लेकिन यहाँ पर वूम का मतलब है स्टमक। यहाँ पर वूम का मतलब क्या उन्होंने समझा है? स्टमक, यानी किसी का पेट, ओके। डिवार्स का मतलब क्या होता है? टू ईट समथिंग क्विकली, जब आप बहुत जल्दी कुछ खा रहे हो और ठूसते जा रहे हो, ओके। तो पोएट कह रहे हैं समय को, किसको बोल रहे हैं? समय को, टाइम को बोल रहे हैं कि तुम जल्दी अपना पेट भर लो, ठूस लो, जो तुम्हें खाने को मिल रहा है खा जाओ। टाइम को बोल रहे हैं जो तुम्हें खाने को मिल रहा है तुम खा जाओ, ठूस के खा लो। अब टाइम जो ये समय है, ये कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, कोई इंसान तो नहीं है कि ये कुछ खाए। तो पोएट क्या खाने की बात कर रहे हैं? टाइम को, टाइम को किस चीज़ को टाइम को क्या बोल रहे हैं कि तुम ये पर्टिकुलर चीज़ ठूस के खा लो। आगे पढ़ते हैं। विच इज़ नो मोर देन वॉट इज़ फॉल्स एंड वेन। फॉल्स मतलब सब गलत बातें, और वेन यानी वो बातें जो व्यर्थ की हैं, बेकार की बातें, अहंकार से, प्राउड, घमंड से भरी हुई बातें। तो पोएट कहते हैं टाइम को कि तुम्हें जो कुछ मिल रहा है ठूस के जल्दी खा जाओ, अपने अंदर संभालो। किन चीज़ों को संभालो? वो सारी चीज़ें जो गलत हैं, जो झूठी हैं हम इंसानों के जीवन में, वो सारी चीज़ें जिससे हमें तकलीफ़ होती है, जैसे जेलसी की भावना, दुख, एंगर, गुस्सा, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो वेन है, जो व्यर्थ की हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में, ये सारी चीज़ें अपने अंदर संभाल है, ए टाइम, ए समय, और आगे बढ़ जा, ताकि हमारी लाइफ में सिर्फ क्या रह जाए? खुशियाँ ही खुशियाँ रह जाए और पॉजिटिविटी रह जाए। हमारी सारी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो खा जाओ तुम, ये बोलने की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस। ड्रॉस का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ रबिश और डिस्गस्टिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत रबिश है, फालतू है, डिस्गस्टिंग है और बहुत ही बेकार है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है?
मॉर्टल यानी कि जिस चीज़ को मरना पड़ेगा, यानी नष्ट होना पड़ेगा। तो पोएट कहते हैं यहाँ पर कि उन सारी बुरी चीज़ों को, फॉल्स एंड वेन चीज़ों को अपने अंदर समा लो ऐ समय, सारी नेगेटिव चीज़ों को, ताकि हमारे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ रह जाएं हमारे जीवन में। क्योंकि जो तुम खा रही हो चीज़ें वो ड्रॉस हैं, यानी हमारे लिए डिस्गस्टिंग है। गुस्से की भावना, डर की भावना, जलन की भावना, एंगर, जेलसी, ऑल दीज थिंग्स, ये सब हमारे लिए ड्रॉस है, रबिश है। ये सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है और ये मॉर्टल है, यानी इनको नष्ट होना ही पड़ेगा हमारी लाइफ से अगर हमें अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो। सो लिटिल आर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन। दाई मतलब योर, आर्केक वर्ड है। तो पोएट कहते हैं हमारा इस चीज़ में बहुत कम लॉस होगा, बहुत कम नुकसान होगा अगर तुम ये सारी चीज़ें खा जाओगी। क्या खा जाओगी, क्या समा जाओगी अपने अंदर? एंगर, पेन, दुख, तकलीफ, ये सारी जो फीलिंग्स है। तो पोएट कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें तुम खा रही हो समय, यानी अपने अंदर समा रही हो, एंगर, दुख, तकलीफ, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी जो चीज़ें हमारी लाइफ में, अगर ये जो तुम खा रही हो, इन सारी चीज़ों को अगर हमसे दूर ले जा रही हो तुम, तो इससे हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये सारी चीज़ें कोई हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, कोई हमारी अच्छाई, हमारा बेनिफिट बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें नहीं है। क्योंकि ये तो सारी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में जो तुम अपने साथ अपने अंदर समा के जल्दी आगे बढ़ जा रही हो लाइफ में। सो लिटिल इज़ योर गेन। और ये सब चीज़ें अगर तुम खा भी रही हो तो इसमें तुम्हारा भी कोई गेन, तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमारा कोई अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हो तो तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने साथ आगे ले जा रही हो चीज़ों को। ओके। फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड thou hast entombed। दाव का मतलब क्या होता है? यू, आर्केइक वर्ड। हैस्ट भी एक आर्केइक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हैव। ओके। entombed का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ अपने अंदर कोई संभाले यानी अपने अंदर उसको इकट्ठा कर ले। तो पोएट समय को, टाइम को कह रहे हैं फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड यू हैव entombed। तो वो ये बोल रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें बैड थी, जितनी भी थिंग्स तुमने अपने अंदर इंटूम करी है, तुमने अपने अंदर समाई हुई हैं, जैसे एंजाइटी, फियर, टेंशन, हमारी लाइफ का जो भी तुमने अपने अंदर समाया हुआ है, ये सब वैसे भी बैड चीज़ें हैं। इसमें ना हमारा कोई नुकसान है ना तुम्हारा कोई फ़ायदा है, क्योंकि ये सब चीज़ें वैसे भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो तुम अपने साथ ले जा रही हो। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। दाई का मतलब क्या होता है? योर। ओके, दिस इज ऑल्सो एन आर्केइक वर्ड। तो यहाँ बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं एंड लास्ट ऑफ ऑल, पोएट कहते हैं जब हमारी लाइफ से तुम सारी एंजाइटी, टेंशन, फियर, पेन, सैडनेस, ये सारी चीज़ें तुम खा जाओगी हमारी लाइफ से, यानी ख़त्म कर दोगी, तो लास्ट में क्या करना? लास्ट में तुम दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाना, यानी लास्ट में तुम खुद को भी खा जाना। लास्ट में ये सारी चीज़ें खाने के बाद तुम खुद को भी खा जाना। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद इंसान की जो लालच होती है वो बढ़ने लगती है, ग्रीड बढ़ने लगती है इंसान की, कि अच्छा अभी लाइफ में ये नहीं मिल रहा, चलो आगे जाके लाइफ में मैं ऐसा कर लूँगा। लेकिन पोएट कह रहे हैं तुम आगे भी हमें ऐसा मौका मत देना कि हमारी लाइफ में ये टेंशन, वरी, पेन की प्रॉब्लम या तकलीफ़ें आएँ। तुम लास्ट में खुद को भी खा जाना, यानी ये समय ख़त्म ही कर देना हमारे लिए और अच्छा समय क्रिएट कर लेना। तुम खुद को भी कंज्यूम कर लेना और फिर उससे क्या होगा? उससे देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस। जब तुम हमारी लाइफ से ये सारी चीज़ें निकाल के ले जाओगी, इनफैक्ट आखिरी में खुद को भी खा जाओगी, यानी ये बुरा समय जिसमें सारी बुरी चीज़ें समाई हुई हैं वो भी जब सब ख़त्म हो जाएंगी तो हमें एक लॉन्ग इटर्निटी मिल जाएगी, यानी हम कहीं ना कहीं इस दुनिया में अमर हो जाएंगे, इटर्नल हो जाएंगे, यानी कंटिन्यूसली जिएंगे। अब कंटिन्यूसली जीने का मतलब ये नहीं कि आप कभी मरोगे ही नहीं, इसका मतलब जितना जी रहे हो उतना अच्छे से जियोगे, हर दिन मर मर के दुख और तकलीफ से नहीं मरोगे, सुकून वाली लाइफ जियोगे जितनी जियोगे, और वो आपके लिए इटर्निटी है, वो आप अमर हो गए समझो।
तो इससे क्या होगा, इससे हमें लॉन्ग इटर्निटी मिलेगी और हमें ब्लिस मिलेगी, यानी ब्लेसिंग मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी हमारी लाइफ में। हर एक इंडिविजुअल किसका मतलब यहाँ पे खुशियाँ एंड ब्लेसिंग से है। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाएंगी जब ये बुरी चीज़ें उसकी लाइफ से, नेगेटिविटी सब हट जाएगी, बुरा समय खत्म हो जाएगा उसके लिए। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड। और क्या होगा, जैसे फ्लड, जैसे बाढ़ आती है और हर जगह पानी फैल जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह खुशियों की हमारे ऊपर जैसे बाढ़ आ जाएगी और हमारी लाइफ सिर्फ खुशियों से भर जाएगी। जब बुरी सब चीज़ें हट जाएंगी तो क्या होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। When everything that is sincerely good and perfectly divine, और तब हम सब की दुनिया कैसी बन जाएगी, हम सब की दुनिया सिंसियरली गुड यानी बहुत बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि अब हमारे अंदर फीलिंग किस किस चीज़ की है, हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स हैं, जैसे प्यार की फीलिंग, लव, पीस, शांति, कामनेस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सारी अच्छी चीज़ें होंगी। एंड परफेक्टली डिवाइन हो जाएगी हमारी लाइफ। डिवाइन का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद गॉड, जब हम भगवान से कनेक्ट होने लगेंगे, यानी जब सारी बुरी चीज़ें हमारी लाइफ से चली गई, इनफैक्ट बुरा समय पूरा का पूरा ही खत्म हो गया, तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होगी, भगवान की ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी, क्योंकि हम स्पिरिचुअली हम भगवान से कनेक्ट होंगे, पूजा पाठ करेंगे, और कहीं ना कहीं क्या होगा, हम मोक्ष की फीलिंग आने लगेगी हमें। जितने भी साधु संत हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा कुमारी को देख लो आप, इन सब को क्या देख लो, ये सब एंजल सोल्स हैं। इनकी जो सोल, इनकी जो आत्मा है बहुत पवित्र है, क्यों, क्योंकि इनको मोक्ष मिल चुका है। कहीं ना कहीं इनको दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, अच्छे कपड़े नहीं पहने, पार्टीज़ नहीं करी, होटल नहीं गए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये लोग ने मोक्ष यानी निर्वाणा प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इनकी लाइफ से सब कुछ इन्होंने दूर करके सिर्फ स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट हो गए, और अब वो लोग डिवाइन सोल्स बन गए हैं, इनकी आत्मा बहुत डिवाइन हो गई है, यानी प्योर हो गई है। विथ ट्रूथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन। और फिर इन लोगों की लाइफ में क्या आ जाता है, सच्चाई की भावना, पीस यानी शांति की भावना, और प्यार की भावना होती है, और इससे इनकी लाइफ हमेशा क्या होती है, शाइन होती रहती है, यानी चमकती रहती है। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती तब। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम इट वॉज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। अब ये सुप्रीम थ्रोन यानी सबसे ऊपर गद्दी पर कौन बैठा है, ये जो सुप्रीम थ्रोन पे जो सबसे ऊपर गद्दी पर बैठे हैं वो है गॉड यानी भगवान बैठे हैं। तो बोला जा रहा है कि जब हमारी लाइफ से सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, हमारा बुरा समय खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे जीवन में जैसे खुशियों की बाढ़ आ जाएगी, हमारे अंदर ट्रस्ट, लव, पीस की फीलिंग आएगी, हम भगवान से जुड़ जाएंगे। और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमको कैसा फील होगा, वहाँ से कैसा साइट दिखेगा, यानी जब भगवान से जुड़ जाएंगे, स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, मोक्ष की फीलिंग आने लगेगी, निर्वाणा की हमें फीलिंग आने लगेगी, तो वहाँ से कैसा साइट, कैसा दृश्य दिखेगा हमें, तो वो जो दृश्य होगा वो बहुत हैप्पी मेकिंग होगा, यानी सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेंगी हमें, हमारे लिए। हमें ना खुद में कोई बुराई दिखेगी, ना किसी दूसरे में दिखेंगी, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quit. तो बोला जा रहा है एक बार अगर हमारी सोल, हमारी आत्मा ने एक्सपीरियंस कर लिया कि हेवनली चीज़ें क्या होती हैं, यानी कि स्वर्ग की चीज़ें क्या होती हैं, तो हमारी जीवन में जितनी भी अर्थी ग्रॉसनेस है, यानी बुरी चीज़ें, बुरी फीलिंग्स, बुरी क्वालिटीज़ हैं, वो सब क्विट हो जाएंगी, यानी वो सब खत्म हो जाएंगी। हेवनली का मतलब क्या होता है, हेवनली मतलब स्वर्ग। अब स्वर्ग या नर्क इंसान कब एक्सपीरियंस करता है, जब इंसान मर जाता है। लेकिन जब आप इस धरती पर रह के इस धरती की अर्थी ग्रॉसनेस यानी इस धरती की सब नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर कर दोगे, समय अपने साथ आगे कहीं ले जाएगा, तो अच्छी अच्छी चीज़ें रह जाएंगी। और जब अच्छी चीज़ें रह जाएंगी तो आप भगवान से कनेक्ट हो पाओगे, खुशियाँ मिलेंगी, और आप धरती पर रह के, इस बुरी दुनिया में रह के आप हेवन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप मोक्ष, आप निर्वाणा में चले गए हो, जैसे साधु एंड संत होते हैं। ओके, ये दुनिया की अर्दी ग्रॉसनेस यानी दुनिया का ये लालच, ग्रीड, बुरी क्वालिटीज़, ये सब क्विट हो जाएंगी, यानी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। अटायर्ड विथ स्टार्स we shall forever sit, triumphing over death and chance and thee, O time. तो बोला जा रहा है कि जब आप मोक्ष या निर्वाणा प्राप्त कर लोगे अपनी लाइफ में, तो यू विल बी अटायर्ड विथ स्टार्स, यानी आपको ऐसा फील होगा कि आपने सितारों से सच के आपने अटायर पहना है, कोई कपड़े पहने, यानी कि आपकी लाइफ में एंजल्स की फीलिंग आएगी आपको समहाउ।
आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत डिवाइन सोल हो। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ अच्छी क्वालिटी है, वो फीलिंग ही अलग होगी। और आप हमेशा इस दुनिया में फिर रहेंगे और ट्रायम्फिंग करेंगे, यानी ट्रायम्फिंग यानी आप विक्ट्री पाएंगे, यानी सक्सेस और जीत पाएंगे। किस चीज़ से? पहली चीज़, आप डेथ से सक्सेस पाएंगे, जीत पाएंगे, यानी आपके अंदर डर जो था, मौत का जो डर होता है सबके अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान से कनेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको डर की जो फीलिंग है, डेथ की जो फीलिंग है कि आपको डर लगता है मौत से, उससे आप ओवरकम हो जाओगे। चांस यानी किस्मत, आप हर चीज़ किस्मत पर फेंकते थे कि थोपते थे, अरे ऐसा हो रहा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी फूटी किस्मत है। तो ये जो किस्मत है, आप इससे भी अपनी जीत पाओगे, आप वो सब पा सकते हो जो आपको चाहिए। किस्मत को उसका रीज़न नहीं बनाओगे कि किस्मत की वजह से नहीं मिला। एंड स्पेशली क्या? एंड डी ओ टाइम, यानी समय। हम हर चीज़ समय पर बोल देते हैं, समय ख़राब चल रहा है यार, लेकिन जब समय आपकी लाइफ की सारी ख़राब चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा और वो समय आगे बढ़ जाएगा, यानी वो समय, बुरा समय ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि समय खुद को ही खा ले, यानी बुरा समय खुद ही ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? तब आप हर चीज़ से ट्रायम्फ पाओगे, यानी विक्ट्री बोले तो जीत पाओगे और सक्सेस पाओगे। सो बेसिकली इस पोम में क्या बोला गया? इस पोम में यही बोला गया कि आपकी लाइफ की सब बुरी नेगेटिव चीज़ें खत्म हो जाए, वक्त अपने अंदर संभाले और वो बुरा वक्त ही खत्म हो जाए, तो क्या होगा? भगवान से, डिवाइन सोल से कनेक्ट हो, डिवाइन गॉड से कनेक्ट हो जाओगे, तो आपकी सोल, आपकी आत्मा भी डिवाइन यानी प्योर हो जाएगी। आप मोक्ष का, निर्वाणा का एक्सपीरियंस करोगे। लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ द पोएम। In the poem On Time by John Milton, he says that time has no relevance for us. We know that the time flies, that is it never stops. तो ये जो पोएम है जिसका नाम है ऑन टाइम, इसके पोएट कौन है? जॉन मिल्टन है। ओके, तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि जो टाइम है, जो समय है, उसका हमारी लाइफ में कोई रेलेवेंस यानी कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है वो कभी अच्छा बन के आता है, यानी कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, और यूजुअली बुरा समय ज़्यादा आता है। और इस बुरे समय की वजह से क्या होता है? इस बुरे समय की वजह से हम कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों से भर जाते हैं, हमारी लाइफ नेगेटिव हो जाती है। हम सबको ही पता है कि टाइम फ्लाइज, कि वक्त उड़ जाता है, यानी कि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। डजेंट मैटर अब वो अच्छा समय है कि बुरा समय है। तो बेसिकली पोएट ये कहते हैं कि हमारी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, टाइम तुम अपने साथ ले जाओ। वो किससे बातें कर रहे हैं? टाइम से। और कह रहे हैं कि तुम अपने साथ ले जाओ ताकि हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ रह जाए। तो जो पोएट हैं वो टाइम को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं टू रन आउट इट्स रेस। वो कह रहे हैं समय से कि तुम तो अपनी रेस के भी आगे पहुँच जाओ, यानी वो मजाक उड़ा रहे हैं टाइम का। कह रहे हैं तुम तो बस दौड़ते रहते हो, समय किसी के लिए रुकते नहीं हो, तुम तो और तेज़ दौड़ो, अपने साथ अपने घंटे यानी आवर्स को भी लेके दौड़ो और तुम अपनी रेस को भी क्रॉस कर जाओ, यानी तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ और उड़ जाओ बिल्कुल तुम। जो मिल्टन है वो कहते हैं कि जो टाइम है वो लेजरली पेस ऑफ आवर्स के साथ चलता है, यानी अपने वक्त जो है वो घंटों के साथ आराम से, लेजर होते हुए आराम से स्पीड में चलता है, धीरे धीरे जाता है। यानी जो बुरा समय है ये धीरे धीरे जा रहा है, जल्दी जा ही नहीं रहा, और खुशियाँ हमारी लाइफ में आ ही नहीं पा रही। तो वो कहते हैं टाइम को क्या? लेज़ी। वो समय को और जो उसके आवर्स, जो उसके घंटे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेज़ी। कि तुम जो समय है, जो तुम आवर्स हो ना, तुम जो घंटे हो, तुम लोग बहुत लेज़ी हो, तुम लोग बहुत सुस्त हो। क्यों? क्योंकि इट टेक्स रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ 1 hour टू पास, कि 1 घंटा पास होने में, 1 घंटा क्रॉस होने में बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम, लंबा पीरियड ऐसा फील होता है। तो वो टाइम को कह रहे हैं अपने साथ अपने घंटों को भी लेके तुम जल्दी अपनी रेस में दौड़ो, क्योंकि तुम्हारे जो घंटे हैं वो बहुत लेज़ी हैं, बहुत सुस्त हैं, धीरे धीरे पास हो रहे हैं। और तो और जो एक आवर की स्पीड बोली गई है, जो एक आवर की स्पीड बताई गई है मिल्टन द्वारा, वो कैसे बताई गई है? पेस्ड बाय अ प्लमेट विच इज़ क्वाइट हैवी। तो पोएट कहते हैं कि आवर्स, तुम लोगों की स्पीड तो प्लमेट की तरह है। अब प्लमेट क्या होता है? प्लमेट एक तरीके का डिवाइस होता है जो लेड नाम के मेटल से बना हुआ रहता है, और ये जो डिवाइस है बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। ओके, तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के ऊपर प्लमेट रख दिए गए हैं, यानी डिवाइस रख दिया गया है, इसलिए आवर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी टाइम के साथ दौड़ नहीं रहे, बल्कि धीरे स्पीड में, पेस यानी धीरे स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्लमेट रख दिया है, इतनी धीरे चल रहे हो। सो
फास्ट पेस्ड एंटिटी दैट इज टाइम इज पेस्ड बाय अ हैवी वेट लेजी डिवाइस। तो जो फास्ट पेस्ड एंटिटी है, यानी जो फास्ट दौड़ने वाला वक्त जो है, जिसकी खुद की अपनी सेपरेट एंटिटी यानी सेपरेट आइडेंटिटी है टाइम की, वो क्यों इतनी धीरे धीरे जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत हैवी वेट लेजी डिवाइस रख दिया है, जो कि आवर्स को बोला गया है कि घंटे बहुत धीरे धीरे बीत रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है टाइम भी धीरे धीरे बीत रहा है। तो पोएट कहते हैं हमारी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, एंगर, पेन, सफरिंग, जेलसी, ये सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने साथ ले जा ए समय, ए टाइम, और जल्दी से आगे बढ़ जा ताकि हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ रह जाएं। Milton asks the time to become glutton and swallow everything in its stomach. Glutton का मीनिंग क्या होता है? A person who eats too much. Glutton एक वो व्यक्ति होता है जो बहुत सारा सारा जल्दी जल्दी खाता है और अपने पेट को जैसे पूरा ठूस लेता है। तो जो मिल्टन है वो टाइम से बातें कर रहे हैं, समय से, और उससे कह रहे हैं कि अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है उसे स्वॉलो कर लो, यानी निगलते जाओ और अपने पेट को ठूस लो। अब टाइम कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जो अपना पेट भर ले, तो किस चीज़ से वक्त अपना पेट भरे? तो वक्त अपना पेट भर ले उन सारे मॉर्टल अफेयर्स से। मॉर्टल यानी वो नश्वर चीज़ों से जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाती है, जैसे जेलेसी की भावना, एंगर, गुस्से की भावना, पेन, दुख, तकलीफ, सैडनेस, ऑल दीज थिंग्स वो टाइम से कह रहे हैं कि अपने अंदर स्वॉलो कर लो, यानी अपने अंदर समा लो और हमारी लाइफ से नेगेटिविटी दूर ले जाओ। तो पोएट के अकॉर्डिंग टाइम कैन ओनली डिस्ट्रॉय द मॉर्टल रिमेन्स एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय व्हाट इज इटर्नल। तो बेसिकली पोएट ये कहते हैं कि जो समय है वो क्या बर्बाद कर सकता है, क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारी लाइफ से? मॉर्टल रिमेन्स, यानी यही पेन, एंगर, तकलीफ, ये सब हमारी लाइफ से निकाल सकता है, ले जा सकता है। लेकिन ये जो समय है ये हमारी लाइफ से क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? जो नहीं कर सकता है वो है इटर्नल चीज़ें। इटर्नल चीज़ें यानी कि जो कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी अनंत काल तक चलती है, यानी इटर्निटी तक रहती है, आखिरी तक हमारे साथ। अब हमारे साथ आखिरी तक क्या रहता है? हमारे साथ आखिरी तक रहता है ट्रूथ, यानी सच बोलने की जो हमारी क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी, लव, प्यार की भावना, पीस यानी सुकून, काम, शांति, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं ये इटर्नल होती हैं, यानी अंत तक एक इंसान की लाइफ में उसके साथ रहती हैं। तो पोएट कहते हैं कि जो टाइम है ये अपने अंदर क्या समा सकता है? सारी बुरी चीज़ें समा सकता है और हमसे दूर ले जा सकता है, लेकिन किसको नहीं ख़राब कर सकता या किसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? इटर्नल को, यानी सारी अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता समय। तो जैसे जैसे टाइम फ्लाई करता है, थोड़ा सा ही लॉस होता है हमारी सोल को, थोड़ा सा ही लॉस होता है हमारी सोल को, और टाइम को इस चीज़ का कोई गेन, कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी पोएट कहते हैं कि अगर टाइम ने, समय ने हमसे ये सारी बुरी चीज़ें हमसे दूर ले गया, हमसे छीन ली, हमारा एंगर, तकलीफ, पेन, सॉरो, सफरिंग, ऑल दीज थिंग्स हमसे दूर ले गया, तो हमारा इसमें कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये सारी क्वालिटीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। ग्रीड, लालच की भावना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। और अगर समय ने ये सारी चीज़ें हमसे लेके हमसे दूर रेस में भागा भी है, तो उसको भी कोई फ़ायदा या गेन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम, बिकॉज टाइम डाइज एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड वक्त मरता है। यानी कि अभी अभी जो ये 1 सेकंड पास हो गया, ये 1 सेकंड ख़त्म। अब चाहिए अच्छा था, बुरा था, जैसा था, ख़त्म। ये 1 मिनट पास हुआ, अभी ये जो वक्त बीत रहा है, ये 1 मिनट गया तो गया, कुछ गेन नहीं हुआ इस 1 मिनट में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बुरी चीज़ों को हमसे दूर ले जाने के बाद हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, ना समय का कोई गेन यानी कि कोई फ़ायदा हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी ये सारी चीज़ें बुरी थी हमारे लिए। यस, when time will satisfy all its hunger by consuming everything and at last consuming itself also, then the eternity will come. तो पोएट कहते हैं टाइम से कि हमारी लाइफ से सारी बैड थिंग्स, सारी बुरी चीज़ें, ये एंगर, तकलीफ, पेन, सॉरो, ये सारी फीलिंग्स को जब तुम कंज्यूम कर लोगे, जब खा जाओगे, यानी हमसे दूर ले जाओगे, तो आखिरी में तुम खुद को भी कंज्यूम कर लेना, यानी कि टाइम से कह रहे हैं कि तुम खुद को भी खा लेना। यानी बेसिकली पोएट के कहने का मतलब है कि ये बुरी चीज़ें हमारी लाइफ से वक्त निकाल के तुम ले जाओ, अपने अंदर संभालो, और फिर ये बुरा वक्त अपने आप ख़त्म हो जाए, यानी वक्त अपने आप को भी खा ले, ये बुरा वक्त ही ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी लाइफ में तब फिर क्या आ जाए? इटर्निटी आ जाए, यानी कि सिर्फ ब्लेसिंग्स आए हमारी लाइफ में एंड हैप्पीनेस आए। इटर्निटी यानी सिर्फ ब्लेसिंग्स आए और हैप्पीनेस आए और कुछ नहीं। क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ से
ये सारी बुरी चीज़ें चली जाएंगी और बुरा वक्त अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ जाएंगी। और तब क्या होता है, तब धीरे धीरे जब इंसान की लाइफ में खुशियाँ होती हैं, ब्लेसिंग्स इतनी भगवान ने जब इतनी अच्छी चीज़ें दी, तो हम क्या होते हैं, हम खुश होते हैं और धीरे धीरे भगवान से कनेक्ट होते हैं, गॉड की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो एक आदमी को क्या मिल जाता है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष की फीलिंग है, जिसको हम निर्वाणा भी कहते हैं, वो फीलिंग उसको मिलती है। जैसे कि साधु है, संत है, अगर सिस्टर साक्षी के बारे में आपने सुना हो, शिवानी दीदी के बारे में अगर आपने सुना हो ब्रह्मा कुमारीज में, तो ये लोग कौन है, इन लोगों की लाइफ में सब पूरी नेगेटिविटी इन्होंने अपने से दूर कर दी है। धरती पर इन्होंने रह के अपने लिए स्वर्ग बनाया है, अपने आप को स्पिरिचुअली इन लोगों ने गॉड से कनेक्ट किया है, और बस तभी इनको क्या मिलता है, अल्टीमेट जॉय, यानी एक्चुअली खुशी इनको मिलती है और इनकी लाइफ खुशियों से फ्लड हो जाती है, यानी जैसे खुशियों की बाढ़ आ जाती है इनके ऊपर। इस जीवन में किसी को भी खुशी नहीं मिली, खुशी सबको चाहिए, खुशी ढूंढते रहते हैं, पर किसी को भी नहीं मिली। अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे, यानी जब ये बुरा वक्त हम ख़त्म करेंगे और बुरा वक्त हमारी सारी नेगेटिविटी ले जाएगा, तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बचेंगी। और सेकेंडली हमको डिवाइन यानी भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हमको मोक्ष की फीलिंग आएगी। और इस गंदी दुनिया में हम यहाँ रहकर स्वर्ग यानी हेवन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमें मरने के बाद स्वर्ग का इंतज़ार नहीं करना है, यहीं रह के हम स्वर्ग को फील कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति बेसिकली जिनको हो जाती है। तो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है इन सारी मॉर्टल थिंग्स का, मॉर्टल चीज़ें कौन सी, जो नश्वर हैं, जो नष्ट होंगी, जैसे कि एंगर की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग, जेलसी की, ग्रीडीनेस की फीलिंग, ये सारी जब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी तो फिर क्या बचेगा, द इमॉर्टल विल रिमेन फॉर एवर। जब नष्ट होने वाली यानी बुरी आदतें सारी नष्ट हो जाएंगी तो फिर क्या बचेगा, इमॉर्टल, यानी वो चीज़ें जो अमर होती हैं। और अमर क्या होगा कि जब आपके अंदर लव की फीलिंग है, पीस की फीलिंग है, जॉय की फीलिंग है, कामनेस है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी, क्योंकि ये आपके अंदर आपकी सोल में है, आपकी आत्मा ने इसको संभाल लिया है। तो जब तक आप जीवित हो तब तक ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी और आप खुश रहोगे। और फिर क्या आएगा हमारी लाइफ में, ट्रूथ, पीस, लव, और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को क्या करेंगी, शाइन करेगी, यानी कि लाइट और खुशियों से भर देगी। ओके, जब when the man will reach the heavenly abode, he will leave behind all the grossness of mere mortals। जब एक इंसान heavenly abode जाता है, यानी जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, वो अपने पीछे दुनियादारी की सारी ग्रॉसनेस, जो मॉर्टल हैं, जो नष्ट होने वाली चीज़ें, वो सब यहीं छोड़ के जाता है। आखिरी अंत तक इंसान के साथ, उसके मरने के बाद भी उसके साथ क्या रहता है, उसकी सोल रहती है। तो अगर आपकी आत्मा इतनी प्योर है, इतनी पवित्र है, जिसमें सारी पॉजिटिविटी है, तो वो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगी, वो इटर्नल है, यानी अनंत काल तक आपके साथ जाएगी। और जितनी भी ये गुस्से की फीलिंग, लालच की भावना, फाइट की, दुख, दर्द, जेलिसी की भावना, ये सब आप यहीं पे छोड़ के जाओगे। ये मॉर्टल है, आपके शरीर के साथ ये सारी चीज़ें भी यहाँ धरती पर ही मर जाएंगी, यहीं पे रह जाएंगी। तो एक आदमी को ये सब चीज़ें छोड़ के जाना ही पड़ता है जब वो हेवनली अबोर्ड यानी डेथ के बाद जाता है। He will be adorned with stars after the death because death is not the end, rather it marks the beginning of the nirvana। तो जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो समझो वो एक इंसान एक एंजल रूपी इंसान होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा उसकी बॉडी पे सिर्फ स्टार्स हैं, यानी सिर्फ लाइट, खुशियाँ, पॉजिटिविटी से भर गया है। ही इज़ लाइक एन एंजल, क्योंकि उसने पूरा अपना जीवन सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ बिताया, और इसीलिए डेथ के बाद भी उसकी जो सोल थी वो बिल्कुल प्योर रही, जैसे कि सितारों से बिल्कुल चमकी हुई रही। और डेथ उसके लिए एंड नहीं है, डेथ समझो उसके लिए बिगिनिंग है। किसके लिए? शुरुआत है निर्वाणा के लिए, यानी उसको मोक्ष मिल गया। उसकी सोल इतनी प्योर है कि उसको भगवान के कदमों में, हेवन में ही जगह मिलेगी, उसको नर्क में जगह नहीं मिलेगी, यानी उसको निर्वाणा मिल गया, उसको मोक्ष मिल गया। यस, तो बेसिकली पोम में यही बोला गया है कि आपको सारी बैड नेगेटिविटी को अपने से दूर रखनी, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और गॉड से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ना सिर्फ इस धरती पे जीते हुए, बल्कि आपकी डेथ के बाद भी आपको एक्चुअली जो आपकी सोल आपके साथ हमेशा रहेगी वो इटर्निटी तक जाएगी आपके साथ। ओके, वाई हैज़ द पोएट pitted the flight of time against the lazy leaden stepping hours and the heavy plummet's pace। ओके,
ये पिटेड का मतलब पहले देखते हैं। पिटेड का मतलब है यहाँ पे मार्क्ड, किसी चीज़ को मार्क करना। प्लमिट्स क्या होता है? प्लमिट्स एक तरीके का डिवाइस होता है जो लेड नाम के मटेरियल से बना हुआ होता है। ओके, एंड यूजुअली ये डाउनफॉल जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पोएट जॉन मिल्टन हैं, उन्होंने ये जो टाइम की फ्लाइट है, ये जो समय की उड़ान है, इसको क्यों मार्क किया है, क्यों दर्शाया है, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? पहली चीज़, लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। उन्होंने बोला है कि जो आवर्स है, जो घंटे हैं, बहुत सुस्त हैं, और बोला है कि घंटों को भी अपने साथ ले जाओ, समय को उन्होंने कहा है। और दूसरी क्या चीज़ें बोली कि द हैवी प्लमिट्स पेस, और ये बोला है कि जो प्लमिट्स नाम का डिवाइस होता है, जो लेड नाम के मटेरियल से बना होता है, मेटल से, ये बहुत हैवी होता है। तो इससे क्या होती है? किसी भी चीज़ की स्पीड कम हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ से क्यों कंपेयर किया है उन्होंने फ्लाइट ऑफ टाइम को, टाइम की उड़ान को? आंसर देखते हैं। जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं? ही इज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ टाइम। वो समय का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम जो है हमेशा हरी में होता है, एज इफ रनिंग अ रेस। हम क्या देखते हैं कि टाइम जो होता है हमेशा हरी में होता है, वक्त हमेशा दौड़ता है, भागता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, यही बोलते हैं हम। यस, तो पोएट कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हैं समय का, और बोल रहे हैं कि भाई तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे कि किसी दौड़ में हो, किसी रेस में तुम दौड़ रहे हो। तो पोएट जो है वो टाइम को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, टू रन आउट ऑफ इट्स रेट्स, कि तुम अपनी रेस के भी आगे दौड़ जाओ भैया, तुम तो पहुंच जाओ जहां तुम्हें पहुंचना है, और तेज चलो। तो मिल्टन कहते हैं कि जो टाइम है गोज एट द लेजरली पेस ऑफ आवर्स, और बोलते हैं कि जो टाइम के अंदर जो घंटे होते हैं, जो आवर्स होते हैं, वो आराम आराम से चलते हैं। यानी कि उनको कभी कभी जो घंटे होते हैं ना, वो एक घंटा भी बहुत लंबा लगता है, बड़ा लगता है, 60 मिनट का एक घंटा। तो वो कहते हैं कि भाई समय तो दौड़ रहा है, लेकिन घंटे जब हम देखते हैं तो वो बहुत लेंथी लगते हैं, ऐसा लगता है घंटे बीत ही नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं उन घंटों को लेज़ी, क्या बोलते हैं? ही कॉल्स इट लेज़ी। वो आवर्स को बोलते हैं कि लेज़ी हैं, बहुत सुस्त हैं ये आवर्स। क्यों? क्योंकि एक आवर जो होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगाता है, पूरे 1 आवर का टू पास, यानी 1 घंटा पास होने में बहुत लंबा वक्त लगाता है। ऑल्सो जो आवर की, 1 घंटा पास होने की जो स्पीड होती है, इज प्लेस्ड बाय प्लमिट विच इज़ क्वाइट हैवी। तो यहाँ पे घंटों को किसके समान बोला गया है? प्लमिट्स के समान बोला गया है, जो कि बहुत हैवी डिवाइस होता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे आवर्स के ऊपर प्लमिट रख दिया, इसलिए आवर धीरे धीरे चल रहा है। प्लमिट हटाओ तो आवर की भी स्पीड बढ़े और समय जल्दी भी थे। तो प्लमिट क्या होता है? प्लमिट एक डिवाइस होता है जो लेड नाम के मेटल से बना होता है, और किस काम के किस यूज़ में आता है? फॉर क्रिएटिंग पीरियोडिक मोशन इन अ क्लॉक। जो पीरियोडिक मोशन चलता है, यानी धीरे धीरे जो समय चलता है क्लॉक में, उसको चलाने के लिए प्लमिट काम आता है। तो मिल्टन के मुताबिक जो हमारे पोएट हैं, ये बहुत अल्टीमेट आयरनी है, ये बहुत विडंबना की बात है कि एक जो फास्ट पेस्ड एंटिटी है, जैसे कि टाइम, उन्होंने टाइम को यहाँ पे एंटिटी बोल दिया, ऐसी चीज़ जिसकी अपनी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, वो किसके द्वारा पेश हो गया है? एक हैवी वेट लेजी डिवाइस द्वारा। यानी वक्त तो ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ दौड़ रहा है सेपरेटली, लेकिन ऐसा लग रहा है उनमें वक्त के ऊपर जो घंटे होते हैं उनके ऊपर किसी ने प्लमिट नाम का हैवी डिवाइस रख दिया है, और जब हम घंटे देखते हैं तो वो बहुत स्लो जाते हुए दिखते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द टेम्पोरल एंड व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द इटर्नल? पोम में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो टेम्पोरल से एसोसिएटेड है, यानी टेम्पोरल से जुड़ी हुई है, टेम्पोरल यानी कि टाइम से कनेक्टेड है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एटर्नल से कनेक्टेड है? अब एटर्नल क्या होता है? एटर्नल मतलब वो ऐसी चीज़ें जो फॉरएवर कंटिन्यूड रहती है, हमेशा चलती है, कभी रुकती नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, हमारी लाइफ में जितनी भी बैड थिंग्स हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें, बुरी आदतें हैं, या कहो कि जितनी भी अर्दली ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्दली ऑब्जेक्ट्स, उनको टेम्पोरल कहा गया है, यानी उनको बताया गया कि ये सारी चीज़ें वक्त से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि कौन सी फीलिंग्स की बात हो रही है? हमारी लाइफ में बुरी चीज़ें क्या होती हैं? जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं वो बुरी चीज़ें होती हैं। तो ये वक्त से कनेक्ट करी गई है, क्योंकि वक्त के साथ ये सारी बुरी चीज़ें चली जाएंगी, टाइम अपने साथ इन सब बुरी चीज़ों को, नेगेटिविटी को अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। तो ये सारी बैड थिंग्स कौन सी है? एनवियस,
जेलसी की भावना, लेजी आलस्य की भावना, आलस्य की जो फीलिंग है, ग्रीडी लालच, वेन यानी सब व्यर्थ की चीज़ें, अहंकार की चीज़ें, एट्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स को, ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, इनको टेम्पोरल से कनेक्ट किया गया है। अब कौन सी चीज़ें एटर्नल है, यानी जो हमेशा अंत तक चलेंगी, फॉरएवर हमारी लाइफ में? तो जितनी भी गुड थिंग्स है, जितनी भी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी सोल, हमारी आत्मा, यानी कि जब हमारी लाइफ से सब बुरी चीज़ें, बैड थिंग्स चली जाएंगी तो हमारी आत्मा बहुत प्योर हो जाएगी, तो प्योर अच्छी चीज़ रहेगी, गुड थिंग्स में काउंट होगी वो। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी सोल से रिलेटेड, हमारी प्योर आत्मा से रिलेटेड होता है, वो सब एटर्नल होता है, यानी फॉर एवर गोइंग। तो कौन सी ऐसी गुड थिंग्स होती हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं वो? लव यानी प्यार की फीलिंग, पीस शांति की फीलिंग, ट्रुथ यानी सच्चाई की फीलिंग, जॉय यानी खुशी की फीलिंग, लॉयल्टी यानी कि किसी से आप लॉयल हो, ईमानदार हो, ये सारी गुड थिंग्स एटर्नल होती हैं। तो बुरी चीज़ें टेम्पोरल यानी वक्त के साथ चली जाएंगी, और सारी अच्छी चीज़ें यानी कि एटर्नल यानी कि फॉर एवर रहेंगी हमारी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिविनिटी? हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम? डिविनिटी क्या होता है? समथिंग विच इज कनेक्टेड टू गॉड। जब आप भगवान से कनेक्ट होने लगते हो, आपका कनेक्शन भगवान से बनने लगता है, आप पूजा पाठ स्पिरिचुअली बहुत करने लगते हो, दैट इज डिविनिटी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक ह्यूमन सोल, एक इंसान की आत्मा डिविनिटी की तरफ जाती है, यानी आध्यात्मिक की तरफ, भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है? ये हमें बताना है। और फिर हमें बताना है कि ऐसा टाइम जब रेस करता है, यानी जब टाइम दौड़ता है, यानी मानो जैसे रेस लगा रहा हो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो उसके अगेंस्ट कौन है जो दौड़ लगा रहा होता है और वही फाइनल विनर होता है? यानी वक्त माना किसी के लिए नहीं रुकता, बहुत स्पीड में होता है, लेकिन उसके साथ कोई और भी रेस लगा रहा होता है और वही फाइनल विनर होता है। तो कौन है वो फाइनल विनर जो टाइम से जीत जाता है? आंसर देखते हैं। थिंकिंग of the mortal affairs and aiming to attain the ultimate happiness in life guides human souls towards divinity। तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि अगर आप मॉर्टल अफेयर्स के ऊपर उठ के सोचोगे, मॉर्टल अफेयर्स यानी कि जब आप अच्छी चीज़ें सोचोगे, अपनी लाइफ से सारी बुरी चीज़ें यानी कि एंगर, फियर, टेंशन, पेन, सफरिंग, इन सब चीज़ों को निकालोगे और दुनिया की लालची, ग्रीडी चीज़ों से जब आप ऊपर उठ के सोचोगे, तो आपकी लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। और फिर आपका एम, आपका जो एम है वो किस तरफ जाएगा? आप किस तरफ गाइड होते जाओगे? आपकी जो ह्यूमन सोल है, आपकी जो आत्मा है, किस तरफ जाएगी? वो डिविनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि बुरी चीज़ें अब आपकी लाइफ से सब खत्म है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आप भगवान से कनेक्ट करोगे, भगवान को थैंक यू बोलोगे, आप अपनी मन्नतों को पूरा होते हुए देखोगे। तो इस वजह से जो एक इंसान की सोल होती है वो डिविनिटी की तरफ जाती है, यानी आध्यात्मिक की तरफ जाती है। हिंदू माइथोलॉजी यानी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इसको हम मोक्ष या निर्वाणा भी कहते हैं। जब एक साधु या संत मोक्ष या निर्वाणा प्राप्त कर लेता है, यानी उसको दुनिया की किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ भगवान एंड भगवान से कनेक्शन, वो इस बुरी धरती पर रहकर भी स्वर्ग का एहसास करता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दौलत कुछ नहीं चाहिए। तो तब आपको मोक्ष यानी कि निर्वाणा मिल जाता है, कुछ नहीं चाहिए आपको उस वक्त। और जो हमारी सोल है, आर सोल इज़ द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। तो जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा, जो कि जब प्योर हो जाती है, जिसको मोक्ष मिल जाता है, वही समय से रेस में जीत जाती है। ठीक है, वही फाइनल विनर है समय से। यानी समय कैसा भी चल रहा हो, अच्छा बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा शुद्ध है, आत्मा प्योर है, तो हमारी आत्मा ही जीतेगी, यानी अच्छी चीज़ें ही जीतेगी, अच्छाई, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। टाइम इज़ एपहेमरल। एपहेमरल क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े ही समय के लिए होती है। तो जो बुरा वक्त होता है वो एपहेमरल है, यानी थोड़े ही समय के लिए होगा, और यही उसका नेचर है, यानी यही उसकी क्वालिटी है। इट डाइज एवरी सेकेंड, यानी एक सेकेंड बीता तो जो बीता हुआ एक सेकेंड है, समझो वो मर गया, ख़त्म हो गया। अब वो बीता हुआ एक सेकेंड आपका अच्छा हो या बुरा हो, बीत गया, ख़त्म। तो वक्त ख़त्म होता जाएगा, अच्छा हो या बुरा, ख़त्म होता जाएगा। बट आर डीड्स लास्ट फॉर एवर। लेकिन जो हमारी डीड्स है, यानी जो हमारे गुड एक्शंस है, यानी जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो फॉर एवर, वो हमेशा रहेंगे, एटर्नल रहेंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1,
हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑन टाइम। ये जो आपकी पोएम है जिसका नाम है ऑन टाइम, इसके पोएट कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको जो लगता है जो सही ऑप्शन है, जो सबसे सही ऑप्शन है, आपको उसे करना है एक टिक मार्क। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, समरी के वीडियोस, क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब दे के रखा है। तो अगर आपने एक बार भी मेरे वीडियोस देखे होंगे या बाई चांस एक बार भी आपने बुक खोलकर देखी होगी, सो विद इन अ सेकंड आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, या ऑप्शन डी जॉन अपडाइक। तो अब सारे जॉन है तो कौन सा जॉन सही है। सो ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन इज द राइट ऑप्शन। और यही वो पोएट हैं जिन्होंने 45 ईयर्स की एज में अपनी आई साइट खो दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी रीडिंग करी, इंग्लिश, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, जो भी लैंग्वेज इनको दिखी इन्होंने सबकी किताबें पढ़ डाली, जिसकी वजह से 45 ईयर्स की एज में ये टोटली ब्लाइंड हो गए। सो जॉन अपडाइक इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच आर्केइक वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोएम। अब आर्केइक वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज के ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स होते हैं उन्हें हम आर्केइक वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया हैस्ट, तो हैस्ट को पुराने ज़माने में बोला जाता था और इसी हैस्ट को नए ज़माने में बोलते हैं हैव। तो आर्केइक वर्ड्स यानी इंग्लिश के ओल्ड फैशन वर्ड्स जो शेक्सपियर वगैरह के टाइम पर यूज़ होते थे और वक्त के बीतते ये अब अपडेट हो गए, इसलिए हम इनको अब दूसरे नामों से भी बोलते हैं। सो पोएम में बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो आपको चूज़ करने की कौन से आर्केइक वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ओके, ऑप्शन है ए दाओ, बी दाए, सी हैस्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो अभी अभी मैंने आपको बताया हैस्ट को हम आज के ज़माने में बोलते हैं हैव, तो ये तो यूज़ हुआ है। दाओ मतलब यू, तो ये भी एक आर्केइक वर्ड है डेफिनेटली। और डाई का मतलब होता है योर, डाई का मतलब होता है योर, तो यस ये भी वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन द पोएम पोएट टॉक्स टू द डैश। ये जो पोएम है इसमें जो हमारे पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो किससे बातें कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। सो ऑप्शंस हैं ए फायर, क्या वो आग से बातें कर रहे हैं, नो। ऑप्शन बी टाइम, क्या वो समय से बातें कर रहे हैं, यस। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन सी वाटर, क्या वो पानी से बातें कर रहे हैं, नो। या ऑप्शन डी एयर, क्या वो हवा से बातें कर रहे हैं। तो एयर से भी बातें वो नहीं कर रहे हैं, वो क्लियरली टाइम से बातें कर रहे हैं और टाइम को कह रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी उड़ जाओ और अपने साथ हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को ले जाओ, ताकि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें और हैप्पीनेस, खुशियाँ ही हमारी लाइफ में रहें। सो बेसिकली वो वक्त को बीतने के लिए कह रहे हैं और वक्त से कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ। सो ऑप्शन नंबर बी टाइम इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एज पर द पोएट द स्पीड ऑफ द आवर्स इज लाइक हैवी डैश। तो पोएट के मुताबिक पोएम में जो आवर्स की स्पीड है, यानी जो घंटे होते हैं घड़ी में, उनकी जो स्पीड है वो किस हैवी मटेरियल की तरह है, वो किस हैवी मटेरियल की तरह है। सो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ऑप्शंस देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्शंस ए प्लमिट्स, बी बैग्स, सी बॉक्सेस, या डी बुक्स। सबसे पहले प्लमिट्स का मीनिंग देख लेते हैं। प्लमिट्स एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है, और ये लेड नाम के मटेरियल से बना हुआ रहता है। यूजुअली क्लॉक में काम आता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाता है, यानी स्पीड बढ़ाता नहीं है, स्पीड डिक्रीज करवाता है ये, क्योंकि ये हैवी होता है बहुत। यस, तो पोएट पोएम में समय को बोल रहे हैं कि समय तुम जल्दी बीतो और अपने साथ हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी ले जाओ, लेकिन ये जो आवर्स हैं, ये जो घंटे हैं ना तुम्हारे, ये बहुत लेज़ी हैं, बहुत सुस्त हैं, बहुत धीरे धीरे बीतते हैं। क्यों? क्योंकि एक घंटा बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ समय, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है पोएट को, कि एक घंटा ऐसा लगता है बीत ही नहीं रहा, 60 मिनट का एक घंटा। तो वो कहते हैं तुम्हारे घंटे बहुत स्पीड में नहीं है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने हैवी क्या रख दिया है, तो हैवी प्लमिट रख दिया है, हैवी किसी ने बैग रखा है, हैवी बॉक्सेस रख दिए हैं, या हैवी बुक्स रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं तुम्हारे घंटों के ऊपर। तो क्लियरली पोएट ने कहा था ऐसा लग रहा है तुम्हारे घंटों के ऊपर किसी ने बहुत हैवी प्लमिट्स नाम का ये डिवाइस रख दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे घंटों की जो स्पीड है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है बल्कि स्लो हो गई है। सो ऑप्शन नंबर ए प्लमिट्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट, द पोएट टेल्स द टाइम टू कंप्लीटली फिल इट्स स्टमक विथ डैश। पोएट टाइम को, समय को बोलते हैं कि तुम जल्दी 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 अपना पूरा पेट भर लो, ठूस लो अपने पेट को। किस चीज़ से? अब टाइम कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि जो अपना पेट जल्दी भर ले, तो किस चीज़ से टाइम का पेट भरने को बोला जा रहा है पोएट द्वारा? ऑप्शंस में देखते हैं। ए, फॉल्स यानी गलत चीज़ें, ऑल द फॉल्स थिंग्स। बी, वेन, वो सारी चीज़ें जो वेन है यानी कि व्यर्थ की हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में। सी, ऑनेस्टली यानी सच्चाई की भावना। या डी, बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो क्लियरली ऑप्शन ए एंड बी सही है। क्यों? क्योंकि पोएट जो है वो समय से, टाइम से कहते हैं कि तुम ठूस लो अपना पेट, भर लो अपना पेट। किस चीज़ से? ऑल द फॉल्स थिंग्स, जो भी सारी बुरी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि एंगर, ग्रीडीनेस, पेन, सैडनेस, ये जितनी भी बुरी क्वालिटीज़ हैं हमारी लाइफ की, उन सब चीज़ों से अपना पेट भर लो। और सारी वेन चीज़ों से यानी व्यर्थ की चीज़ों से, जैसे अहंकार, प्राइड की भावना, वो सारी चीज़ों से जिससे हमारी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती बल्कि तकलीफ़ें ही आएंगी। तो इन सारी फॉल्स एंड वेन चीज़ों से अपना पेट भर लो, ठूस लो और तुम चले जाओ यहाँ से, यानी बुरा समय हमसे दूर ले जाओ, ताकि सिर्फ हैप्पीनेस और खुशियाँ ही रह जाएँ हमारे पास। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, according to Milton, when will joy and eternity will come in our lives? तो मिल्टन जो कि हमारे पोएट हैं, उनके मुताबिक हमारी लाइफ्स में जॉय यानी खुशियाँ और इटर्निटी यानी कि ब्लेसिंग्स जो अनंत काल तक चलेंगी हमारे साथ, ये सब कब आएगी? जॉय एंड इटर्निटी हमारी लाइफ में कब आएंगी? ऑप्शन देखते हैं। ए, व्हेन वी विल बिकम रिच, जब हम लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, क्या तब खुशियाँ और इटर्निटी आएगी? ज़रूरी नहीं है कि जो पैसे वाले हों उनकी लाइफ में खुशियाँ भी हों। हो सकता है उनके पास सब कुछ हो लेकिन मानो अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं है, तो उनका ये पैसा भी उस वक्त किसी काम नहीं आ रहा, वो खुश नहीं हो सकता, डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो लोग। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास खुशियाँ भी हैं। इट्स इम्पॉसिबल। बी, व्हेन वी विल गेट अ गुड जॉब, जब हमें बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, क्या खुशी और इटर्निटी मिल जाएगी हमें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, अच्छे अच्छे लोग जिनके पास अच्छी से अच्छी जॉब्स हैं, हो सकता है बेस्ट जॉब ही क्यों ना, गूगल में जो लोग काम कर रहे हो सकता है बेस्ट जॉब क्यों ना उनके पास, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो खुश हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी, रोज़ के टेंशन फेस करते ही होंगे। सी, व्हेन टाइम विल कंज्यूम ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ्स, जब ये टाइम, जब ये समय हमारी लाइफ में से सारी बुरी चीज़ें यानी सारी बुरी आदतें, यानी हमारी लाइफ से एंगर, पेन, सॉरो, ग्रीडीनेस, फाइटिंग, ये जो सारी फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स को हमारी लाइफ से समय कहीं दूर ले जाएगा, तब हमारी लाइफ में सिर्फ जॉय यानी खुशियाँ बचेंगी और ब्लेसिंग्स बचेंगी। मे बी तब हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जैसे साधु और संतों को मिलता है, तब एक्चुअली आपको खुशी और इटर्निटी मिलेगी। तो येस, दिस इज द राइट ऑप्शन टू दिस फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी ऑप्शन डी देखते हैं, व्हेन वी विल बाय अ न्यू हाउस, जब हम नया घर खरीद लें। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग घर खरीद लेते हैं लेकिन घर के अंदर जब आपस में सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, दो भाई लालच कर रहे हैं पैसों पे, प्रॉपर्टी पे, तो उस घर में अगर इन सब चीज़ों पर लड़ाई हो रही तो खुशियाँ, जॉय, इटर्निटी कहाँ से होगी? घर तो आ गया लेकिन खुशियाँ नहीं आई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद इटर्निटी इन द पोएम? हमारी पोएम में इटर्निटी से कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं यानी जुड़ी हुई हैं? इटर्निटी का मतलब वो सारी चीज़ें जो आपकी सोल, आपकी आत्मा फील करती है, और आपके मरने के बाद भी जब आपकी आत्मा ही सिर्फ जाती है, शरीर तो यहीं जल जाता है धरती पर, सिर्फ जब सोल आपकी जाती है ऊपर गॉड के पास, तब आपकी सोल अनंत काल तक कौन सी चीज़ें ले जाती है अपने साथ? तो कौन सी चीज़ों को एसोसिएट किया गया है इटर्निटी के साथ हमारी पोएम में? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, ट्रूथ, सच्चाई, अगर आपके अंदर सच्चाई की फीलिंग है, सच बोलने की आदत है, तो आपकी आत्मा समझो प्योर सोल है, और डेथ के बाद भी वो आपके साथ, आपकी आत्मा जिसको सच बोलने की आदत है वो आपके साथ जाएगी। ओके, तो यस, ट्रूथ। पीस, अगर आपने हमेशा पीस, सुकून, शांति, काम रहना सीखा, अगर आपने हर सिचुएशन में अपने काम एंड पीस को चुना है, तो यस, वो आपको इटर्निटी तक ले जाएगी। लव, आपने किसी से झगड़ा
और किसी से लड़ाई नहीं करी, लेकिन आपके अंदर सिर्फ लव की फीलिंग है, सबके साथ प्यार की फीलिंग है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, तो यस आपकी जो सोल है वो अच्छी सोल होगी और वो इटर्निटी तक, अनंत काल तक आपके साथ जाएगी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम. हम सबको पता है कि टाइम जैसे कि एक रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि टाइम उड़ता है, किसी के लिए नहीं रुकता, जैसे कि उसको कहीं पहुंचना है, किसी रेस में हो. तो ऐसा कौन है जो टाइम के साथ रेस कर रहा है, यानी दौड़ में भाग रहा है, और वही फाइनल विनर भी है, यानी टाइम नहीं जीतता उससे कभी भी. सो ऑप्शंस देखते हैं. ए, आर पोएट, हमारे पोएट जॉन मिल्टन. नहीं भाई, वो वक्त के साथ कहाँ दौड़ेंगे, उन्होंने तो सिर्फ पोम लिखी है. आर सोल, हमारी आत्मा. यस, यहाँ पर जब हम धरती पर जिंदा होते हैं तो सारी नेगेटिविटी टाइम हमसे खींच लेता है, टाइम हमसे ले जाता है, सारी बुरी चीज़ें हमसे ले जाएगा. तो क्या रह जाएगा, सिर्फ अच्छी फीलिंग्स, लव, ट्रूथ, पीस, जॉय. आप डिविनिटी की तरफ जाओगे, डिवाइन हो जाओगे, यानी भगवान से आप कनेक्टेड होगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे. लेकिन जब आपकी डेथ हो जाएगी तो ये सारी बुरी चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी और आपकी आत्मा प्योर सोल रहेगी, क्योंकि आपने लाइफ में मोक्ष प्राप्त किया हुआ है. आपको सिर्फ अच्छा दिखता है, झगड़ा भी हो रहा होगा तो भी आपको सबसे पॉजिटिव फीलिंग आपको ही आ रही होगी. तो ऐसी चीज़ में जो आपकी सोल, जो आपकी आत्मा होती है, मरने के बाद भी जैसे समझो सितारों से चमकी हुई है, यानी आपकी सोल एक एंजल सोल बन गई. यस, तो हमारी सोल, वक्त ख़त्म हो जाएगा, शरीर यहीं छूट जाएगा, डेथ यहीं हो जाएगी, लेकिन आखिरी तक, इटर्निटी तक गॉड के पास कौन जाएगा, हमारी सोल. और हमारी सोल वही होती है जैसे हम अर्थ पे होते हैं, जब हम जिंदा होते हैं. जब आप जिंदा थे, अगर आपने तब अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कर दिया तो आपकी सोल भी वैसी ही होगी. तो ऑप्शन नंबर बी, आर सोल, इज डेफिनेटली द राइट ऑप्शन. आगे और ऑप्शन देखते हैं. आर प्राइड, क्या हमारा अहंकार हमारे साथ जीत जाएगा टाइम से, कि नहीं मैं तो सबसे अमीर हूँ. अहंकार भी यहीं रह जाएगा, वो भी नहीं जाएगा. सिर्फ विनम्रता, आपकी जो आपसे आपकी जो सबसे अच्छे से बात करने की जो हैबिट है, जो आप क्या वर्ड बोल सकते हो उसके लिए, जो आप सबसे बहुत ओबीडियंटली बात कर रहे हो, आप बहुत पोलाइट हो बेसिकली, तो ये क्वालिटीज़ आपकी सोल में रहेंगी और आपकी सोल आगे तक जाएगी, समय को भी पीछे छोड़ देगी, सोल आगे जाएगी और वही अल्टीमेट विनर है. डी, नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम थ्रोन इन द पोएम. पोएम में सुप्रीम थ्रोन की बात करी गई है, यानी वो इंसान, वो चीज़ जो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है और गद्दी पर बैठा है हम सबके. तो ऑप्शंस देखते हैं. ए, गॉड, क्या भगवान सुप्रीम थ्रोन पर है. यस, भगवान की ही बात करी गई है पोएम में कि वही सुप्रीम थ्रोन पर है, सबसे ऊपर गद्दी पर वही बैठे हैं, हम सबके ऊपर वो हैं. और अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो ना, अगर भगवान से आप जुड़ गए हो, तो आपकी लाइफ में हर खुशियाँ समझो आपके कदमों पर है. तो यस, गॉड ही सुप्रीम थ्रोन पर है. किंग जो राजा है वो भी भगवान को पूछता है कि मुझे किंग बना दो, मुझे राजा बना दो, मेरी गद्दी को बचा दो. यस, तो किंग नहीं हो सकता. प्राइम मिनिस्टर को भी भगवान नहीं बनाया है. प्रेसिडेंट को भी भगवान ने बनाया. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. ऑब्वियसली गॉड ही सुप्रीम थ्रोन पर है. नेक्स्ट, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिविनिटी. डिविनिटी का मतलब क्या होता है, जब आप किससे कनेक्टेड होते हो, गॉड से, भक्ति में आप हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा कनेक्टेड हो. तो एक इंसान की सोल को, एक इंसान की आत्मा को कौन गाइड करता है, रास्ता दिखाता है कि तुम डिविनिटी की तरफ, यानी भगवान की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ जुड़ो. ऑप्शंस देखते हैं. ए, थिंकिंग अबव द मॉर्टल अफेयर्स. जब आप मॉर्टल अफेयर्स यानी दुनियादारी के बारे में, पैसा, गाड़ी घोड़ा, ये दुनियादारी की इन सारी चीज़ों से जब आप ऊपर उठ चुके हो बहुत, और आप उसके ऊपर सोचते हो कि नहीं, ये गाड़ी घोड़ा अंत तक मेरे साथ नहीं जाएगा, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी सोल है, जो मेरी पॉजिटिविटी है, वो मेरे साथ अंत तक जाएगा. जब आप इस सोच से ऊपर बढ़ जाते हो ना, तब आप डिविनिटी की तरफ, यानी भगवान की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ जाते हो. तो यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. फिर भी और ऑप्शंस देखते हैं. बी, एमिंग टू बी हैप्पी इन लाइफ. अगर आपने एम बना लिया, आपने एक मोटिव बना लिया अपनी लाइफ में कि मुझे तो खुश रहना है, मुझे तो खुश रहना है, दुनिया में कभी भी आपको
दुख, मतलब ऑलवेज आपको दुख तो मिलेंगी, चाहे आप जॉब में हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ जिसके साथ भी हो, आपको दुख तो मिलेंगे ही, कोई ना कोई तो आपको दुख देगा। ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि सिर्फ जिसको खुशियाँ ही मिलें। यस, तो अगर आपने एम बना लिया कि मुझे खुश रहना है और सिर्फ भगवान से कनेक्ट हो गए आपको वो खुशी मिलेगी, तो डेफिनेटली आप डिविनिटी की तरफ जाओगे, क्योंकि भगवान के साथ ही आपको वो आनंद, वो खुशी, तभी लोग सत्संग जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, है ना। यस, क्योंकि उनको वहाँ पे वो खुशी, वो हैप्पीनेस मिलती है। तो यस, दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी, थिंकिंग अबाउट द मॉर्टल अफेयर्स। जब आप मॉर्टल अफेयर्स के बारे में सोचोगे, यानी उसने मेरा घर ले लिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे फॉरेन जाना है, अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आप कभी भी भगवान के पास नहीं, भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप ये धरती की सारी चाल चलन में फंस गए, इस धरती के ट्रैप में आप फंस गए, जो यहाँ के सब लोगों में, जो कलयुग में हो रहा है। तो अगर ऐसा सोचोगे तो कभी भी भगवान से नहीं जुड़ पाओगे। अब आप बोलोगे थिंकिंग अबव और थिंकिंग अबाउट लिखा है, तो दोनों अलग चीज़ें। थिंकिंग अबव का मतलब है कि जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो और ऊपर सोच रहे हो, और थिंकिंग अबाउट यानी जब आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। बारे में नहीं सोचना, इससे ऊपर उठ के सोचना है, तभी आप डिविनिटी की तरफ, यानी आध्यात्मिक तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गॉड की तरफ जाओगे। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यस, तो ऑप्शन डी बोल रहा है कि ए एंड बी दोनों ही सही है, विच मीन्स इन कॉम्बिनेशन ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ए एंड बी दोनों ही सही है जिन्होंने ये पोएम लिखी है। सो जॉन मिल्टन, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, यही इस पोएम के पोएट हैं। इनका बर्थ ईयर 1608 में हुआ था और डेथ ईयर 1674 में हुई थी। तो इन्होंने अपनी पोइट्री लिखना 10 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था, और जब इन्होंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया तो उन्होंने ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में जो कुछ भी अवेलेबल था, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, इटालियन, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में जो कुछ भी, जितनी भी किताबें अभी तक उनको दिखी, उन्होंने सब पढ़ डाली, सब पढ़ ली इन्होंने। और फिर इनको लैटिन लैंग्वेज का सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया था, जहाँ पर इन्होंने इतना हार्ड, इतनी मेहनत करी कि इनको आई स्ट्रेन हो गया, यानी आँखों की तकलीफ़ बढ़ने लगी इनको। और क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि देर देर तक लेट नाइट ये रीड करते रहते थे, सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहते थे, जिसकी वजह से ये टोटली ब्लाइंड हो गए, यानी पूरी तरीके से अंधे हो गए 45 ईयर्स की एज में। और जब इनकी डेथ के पहले फाइनल ईयर्स, यानी इनकी कुछ जो अंतिम साल थे, तब इन्होंने इनकी 2 फेमस पोइट्रीज लिखी थी, विच इज़, एक थी पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी थी पैराडाइज रीगेन्ड। अब आप बोलेंगे कि अंधे होने के बाद इन्होंने कैसे लिखी, तो इन्होंने लिखी थ्रू डिक्टेशन, यानी कि ये डिक्टेट करते गए, मुंह से बोलते गए, और उसके बाद किसी ने इनकी ये 2 पोएम्स को लिखा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पोएट जॉन मिल्टन। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। मैं आपको पोएम के नाम बता देती हूँ, विच इज़ ऑन शेक्सपियर 1630। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोएम किसके ऊपर है? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर नाम के जो महान कवि, प्ले राइट थे, उनके ऊपर लिखी गई है। और किस ईयर में लिखी गई है? ईयर 1630 में ये पोएम लिखी गई थी। यस, तो जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर ये पोएम लिखी है और बहुत तारीफ़ करी है, और ट्रिब्यूट यानी उनकी याद में, उनकी रिस्पेक्ट में जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर ये पूरी पोएम लिखी है। उन्होंने बताया है कि जॉन मिल्टन ने बताया है कि शेक्सपियर का उनकी लाइफ में बहुत प्रभाव, यानी बहुत गहरा असर पड़ा है। जॉन को लगता था कि जिस क्वालिटी ऑफ वर्क शेक्सपियर लिखते हैं, वो वैसा आज तक कोई नहीं लिख पाया। इतना ग्रेट प्ले राइट, सोनेट्स जो शेक्सपियर लिखते हैं, वैसा कोई नहीं लिख पाया। और उनके रीडर्स पे, यानी शेक्सपियर के जो किताबें पढ़ते थे, जो उनके रीडर्स थे, उनके रीडर्स में जैसे एक एक लिखी गई लाइन उनके अंदर समा जाती थी, यानी उन रीडर्स के अंदर समा जाती थी, और वो कभी भूल नहीं सकते थे। फिर जॉन मिल्टन कहते हैं कि मुझे एक टूम्ब, यानी एक मकबरा बनवाना है। मकबरा यानी जहाँ पे किसी की डेड बॉडी को रखा जाता है उनके मरने के बाद, या उनके बचे कुछ हड्डियाँ या बोन्स को रखा जाता है। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा मकबरा बनवाना है, लेकिन किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। लेकिन शेक्सपियर जो है वो
उनके लिए तो कुछ ऐसा टूम्ब बनना चाहिए जो कभी भी ख़राब ना हो, ऐसे पत्थर, ऐसे मार्बल का बनना चाहिए जो शायद कभी भी समय के साथ ख़राब ना हो, हमेशा वैसा का वैसा अच्छा ही रहे। लेकिन धीरे धीरे जब हम पोम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि उनको किसी टूम्ब, किसी मकबरे की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर उनका टूम्ब, उनका मकबरा क्या होगा। तो पोम के एंड में फाइनली जॉन मिल्टन डिसाइड करते हैं कि शेक्सपियर का जो टूम्ब यानी जो उनका मकबरा है, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को या उनकी रिमेनिंग बोन्स को रखा जाएगा, वो जगह कौन सी होगी। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोम। व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। तो पहली लाइन में जो जॉन मिल्टन है वो सवाल पूछ रहे हैं शेक्सपियर को कि मेरे शेक्सपियर को क्या जगह चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए अपनी ऑनर्ड बोन्स को रखने के लिए, यानी अपनी डेथ के बाद जो बची कुची हड्डियां हैं उनको रखने के लिए कौन सी जगह चाहिए। और ऑनर्ड इसलिए क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड, उनकी हड्डियां भी बहुत रिस्पेक्टेड है विलियम शेक्सपियर की। ओके, सम्मानीय है क्योंकि शेक्सपियर बहुत बड़े कवि थे। तो पहली लाइन में वो सवाल पूछते हैं कि मेरे शेक्सपियर को कौन सी जगह चाहिए अपनी रिस्पेक्टेड बोन्स यानी हड्डियों को रखने के लिए, यानी इनकी डेड बॉडी को कहाँ रखा जाए। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स और दैट हिज हॉलोड रेलिक्स शुड बी हिड। तो बोला जा रहा है क्या उनके लिए लेबर करके यानी बहुत मेहनत करके, ऑफ एन एज यानी कई सालों की मेहनत कर करके क्या उनके लिए पत्थरों का, पाइल्ड स्टोन्स यानी पत्थरों का क्या एक टूम्ब यानी कि एक मकबरा बनवाया जाए जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को रखा जाए, या फिर जो उनके रेलिक्स हैं, रेलिक्स यानी समथिंग कनेक्टेड विद बोन्स और डेड बॉडी ऑफ अ सेंट। जब किसी संत की डेड बॉडी होती है या उनके बची कुची हड्डियाँ होती हैं उनकी डेथ के बाद, बची कुची उनकी बॉडी के रिमेन्स, उनको हम रेलिक्स कहते हैं। तो पोएट जॉन मिल्टन कहते हैं या तो हम बहुत सालों की मेहनत करके बहुत शानदार सा, डेकोरेटेड सा, बड़ा सा एक टूम्ब, एक मकबरा बनवाएं पत्थरों का, किसके लिए, शेक्सपियर के लिए, या तो हम जो उनकी ये जो हड्डियां हैं बची कुची जो उनकी रिमेन्स हैं, क्या इनको हम कहीं हिड कर लें, कहीं छुपा के रख लें। जैसे बड़े बड़े राजाओं की हड्डियों को छुपा के रख लेते हैं, तो वैसा कहीं छुपा के रख लें। कहाँ छुपा के रख लें? अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड। अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड में आपको पता है पिरामिड को जिस टाइप के शेप का होता है, यूजुअली जो फेरोज, जो किंग्स होते थे इजिप्ट में, वहाँ पे जो उनको ममीज़ बना के पिरामिड में रख दिया जाता है। तो जॉन मिल्टन कह रहे हैं तो क्या ऐसा कर लें कि हम छुपा के रख लें उनकी हड्डियों को, उनकी बोन्स को किसी एक ऐसे पिरामिड के नीचे जो स्टारी पॉइंटिंग हो। स्टारी पॉइंटिंग यानी आसमान छू रहा हो, यानी इतना बड़ा कोई पिरामिड हो जैसे कि सितारों को छू रहा हो, बहुत हाईएस्ट पिरामिड हो, उसके अंदर क्या हम इनकी बोन्स को छुपा कर रखें। कहाँ रखें? डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पे तारीफ करी जा रही है, किसकी तारीफ करी जा रही है? शेक्सपियर की। बोला जा रहा है कि ए सन ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त के वंशज, यानी कि कितना ही तुम मर गए हो, कितने साल हो गए लेकिन आज भी लोग तुम्हें याद रख रहे हैं। एयर ऑफ फेम, फेम यानी फेमस, प्रसिद्धि की तुम उत्तराधिकारी हो, यानी तुम इतने फेमस हो कि आज तक जनरेशंस बाय जनरेशंस यानी कि सब लोग तुम्हें याद रखते हैं। व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। अब ये जो दाव और दाय है ये दोनों आर्केइक वर्ड्स हैं, यानी ओल्ड फैशन के इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो पुराने ज़माने में जो दाव होता था उसको आज के ज़माने में हम कहते हैं यू, और पुराने ज़माने में जिस चीज़ को हम दाय कहते थे उसको आज के ज़माने में हम कहते हैं योर। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं जॉन मिल्टन कि भाई तुम्हें इतने वीक विटनेस की क्या ज़रूरत है अपना नाम याद रखवाने के लिए। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं शेक्सपियर को कि शेक्सपियर तुम तो भाई समृद्धि के उत्तराधिकारी हो, प्रसिद्धि के, और तुम तो सन ऑफ मेमोरी हो, यानी हर कोई जनरेशन तुम्हें याद करती है, सबने शेक्सपियर की किताबें पढ़ी हुई हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि अपना नाम हमेशा लोगों के दिलों में याद करने के लिए तुम्हें इतनी कमज़ोर विटनेस की ज़रूरत पड़ गई। अब कमज़ोर विटनेस यहाँ पर किसको बोला गया है? टूम्स को या मकबरों को, जो पत्थर के मकबरे होते हैं, क्योंकि ये जो पत्थर के टूम्स होते हैं, मकबरे होते हैं, ये वीक होते हैं, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, साल निकलते जाएंगे, ये टूम्स, ये मकबरे ख़राब होते जाएंगे, ये मॉन्यूमेंट्स ख़राब होते जाएंगे। ख़राब हो जाएंगे तो फिर क्या?
फिर तो मतलब लोग बोलेंगे ना, अरे शेक्सपियर का ये ख़राब हो गया। येस और नो। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें इतनी वीक चीज़ की क्या ज़रूरत है, तुमको तो हर कोई जान रहा है। Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a lifelong monument। अब ये जो hast है ये भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है आज के ज़माने में have। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जॉन मिल्टन कि thou मीन्स तुमने तो वंडर एंड एस्टोनिशमेंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पर बोलते हैं जॉन मिल्टन कि भाई तुमने तो इतना अच्छा लिखा, इतनी अच्छी पोएट्स लिखी, इतने अच्छे सोनेट्स, प्ले राइट्स लिखे हुए हैं जिसको जनरेशन बाय जनरेशन सब लोग पढ़ रहे हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम वंडर एंड एस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। और तुमने तो जैसे मानो हमारे अंदर ही एक मकबरा बना लिया है, क्योंकि जब हम लोग तुम्हारी किताबें पढ़ते हैं शेक्सपियर तो हम इतने प्रभावित, इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि एक एक लाइन जैसे हमारे दिल को छू रही है, और हमने अपने अंदर जैसे समा लिया है शेक्सपियर की किताबों को, लाइनों को, उनके सोनेट्स को। तो तुमने तो एक लाइव लॉन्ग यानी ताउम्र रहने वाला मॉन्यूमेंट यानी मानो एक मकबरा हमारे अंदर ही बना लिया, क्योंकि तुम जैसे अब हमारे अंदर समाये हो। तुम्हें बाहर कोई चकाचौंध वाला पत्थर के मार्बल का स्टैचू की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे रीडर्स हैं, जो तुम्हारे लिए लॉयल हैं, जो हमेशा तुम्हारी किताबें पढ़ेंगे और पसंद करेंगे, उनके अंदर तुम समाये हुए हो। और ये जो मकबरा बाहर बनवाने की कोशिश, साजिश की जा रही है, उसको मत बनवाओ, क्योंकि लोगों के अंदर तुम एवर लास्टिंग हो, ताउम्र जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे। कोई शेक्सपियर को नहीं भूलेगा। फॉर वाइल्स्ट टू द शेम ऑफ स्लो endeavoring आर्ट। तो विल्स का मतलब क्या है? विल्स भी एक तरीके का क्या है? आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइल। और एंडेवरिंग का मतलब क्या होता है? टू ट्राई वेरी हार्ड, जब आप बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शेक्सपियर, यहाँ भी शेक्सपियर की तारीफ कर रहे हैं जॉन मिल्टन, और कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे साथ के पोएट्स हैं, शेक्सपियर को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे जनरेशन के जो पोएट्स हैं, बड़े बड़े जो कवि थे, वो तुम जैसा लिखने की इंडेवर कर रहे हैं, यानी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी शेक्सपियर जैसा लिखें, इतना इंस्पायरिंग काम लिखें कि लोग हमें भी शेक्सपियर जैसा पसंद करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे जैसे नहीं बन पा रहे हैं। और जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बहुत शेम फील हो रहा है, यानी उनको शर्म आ रही है। दाई ईजी नंबर्स फ्लो, दाई मतलब योर ईजी नंबर्स फ्लो। तो इतनी इस लाइन का मतलब ये है कि जितनी मेहनत तुम्हारे साथ के पोएट्स कर रहे हैं, तुम्हें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो आर्ट इनबिल्ट है, बाय बॉर्न है, बाय बर्थ है। तुम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से वो सारा काम लिख लेते हो, इतना अच्छा सब लिख लेते हो और लोगों को इंस्पायर कर लेते हो, जैसे लोग अपने अंदर समा लेते हैं। और बहुत इजीली नंबर्स मीन जो तुम्हारा काम लिखा गया, तुम्हारा काम है, वो लोगों के दिलों तक फ्लो हो रहा है, यानी लोगों तक तुम्हारी बात पहुंच रही है, बहुत इंस्पायर कर रहे हैं तुम्हारी लिखी गई लाइनें। एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक। अब हैथ का मतलब क्या है? ये भी एक आपका आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैव। ये भी हैव ही होता है। तो ये बोला जा रहा है कि हर एक दिल यानी हर एक इंडिविजुअल है, एक एक इंसान जो तुम्हारी किताब पढ़ रहा है, तुम्हारी जो लिखी गई किताबें हैं वो उनके दिलों तक पहुंच रही हैं, जैसे कि अंदर समा गई हैं। और जो तुम्हारी बुक्स है वो अनवैल्यूड बुक्स है, यानी कि वो वैल्यू या वर्थ में काउंट ही नहीं होती, वो उसके ऊपर उठ चुकी हैं। और जब वो लोग तुम्हारी ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो उसकी जो कुछ लीव्स हैं वो निकाल लेते हैं। लीव्स यानी कि पेजेस, यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर पेजेस आपकी किताबों के लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो पेजेस वो निकाल लेते का मतलब फाड़ के नहीं निकालते, यानी वो कभी भूल नहीं पाएंगे उन पेजेस को, हमेशा उनको वो पेजेस याद रहेंगे कि यार उस पेज पर ये पढ़ा था। तो ऐसा भी होता है। तो लीव्स का मतलब यहाँ पर क्या है? पेजेस, शेक्सपियर की किताबों के कुछ अच्छे पेजेस जो लोगों को पसंद आए हों। Those Delphic lines with deep impression took। अब डेल्फिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू एंशंट टाइम, कोई ऐसी चीज़ जो पुराने ज़माने की, एंशंट समय से जो रिलेटेड है। तो बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो डेल्फिक लाइन्स है, ऑब्वियसली जो शेक्सपियर है वो कितने सालों पुराने, सदियों पुराने पोएट हैं, तो जो उन्होंने लिखा है वो एंशंट यानी पुराना ग्रीक ज़माने का ही था। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो तुम्हारी डेल्फिक लाइंस है, जो कुछ तुम्हारी इतनी बेहतरीन तुमने कुछ लाइंस लिखी हैं, उन लाइंस ने तुम्हारे रीडर्स के
मन पर इतना गहरा डीप इम्प्रेशन छोड़ा, इतनी छाप छोड़ी है कि वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे तुम्हारी लिखी गई लाइनें, हमेशा याद करेंगे। अपने डेली लैंग्वेज में जो भी वो बोल रहे होंगे उसमें भी वो लाइन्स को, उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है तुमसे, जैसे कि तुम उनके अंदर समाये हुए हो। वो इतने ज़्यादा लॉयल रीडर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देन दाउ आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिरीविंग। अब दाउ का मतलब क्या होता है? दाउ भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है यू। बिरीविंग का मतलब क्या होता है? टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज फ्रेंड आफ्टर देयर डेथ। जब किसी क्लोज फ्रेंड की या किसी आपके करीबी की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो आप डिप्राइव्ड हो जाते हो, यानी जो आपकी लाइफ में खालीपन महसूस होता है किसी की डेथ के बाद या किसी के मर के चले जाने के बाद, तो वो फीलिंग जो होती है वो बिरीविंग होती है। तो इस लाइन में बोला जा रहा है, यहाँ पे शेक्सपियर को बोला जा रहा है कि आपकी डेथ हो गई, आप हमसे दूर चले गए हो, लेकिन आपके जाने के बाद हमें बिल्कुल भी खालीपन या आपकी कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपका काम इतना अच्छा है, आपने इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, तो जो हम वो रीड करते हैं तो जैसे समझो हमें आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। ऐसा लगता है आप हमारे सामने ही हो, आपकी किताबों द्वारा, आपके लिखे गए काम द्वारा। ओके। डॉस्ट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग। अब डॉस्ट क्या है? ये भी एक आर्केइक वर्ड है जिसको आज के ज़माने में हम क्या कहते हैं? कहते हैं डू। ओके। मार्बल क्या होता है? कोई चीज़ पत्थर की बनी हो। यहाँ पर मार्बल का मतलब है कि मार्बल का टूम, यानी मार्बल का मकबरा, जो शेक्सपियर के लिए बनवाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डॉस्ट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग, यानी कि आपको पत्थर के मार्बल की क्या ज़रूरत है, इतने शान और शौकत के बनाए हुए स्टैचू की, टूम यानी मकबरे की क्या ज़रूरत है? वो तो एक वक्त के बाद ख़राब हो जाएगा। आपका काम तो इतना प्रभावशाली है कि आपके रीडर्स के मन में जैसे आप समा गए हो, शेक्सपियर से जैसे वो समझो भर गए हैं। तो आपकी जो टूम है, आपका जो मकबरा है, वो आपके रीडर्स के अंदर बन चुका है। बेसिकली रीडर्स बोल रहे हैं, रीडर्स के लिए बोला जा रहा है कि रीडर्स आपके टूम है और समझो उनके अंदर ही आप समा गए हो, और वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपके रीडर्स हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे। एंड सो sepultured in such pomp dost lie। sepultured का मतलब क्या होता है? to bury in the grave। जब किसी को आप कब्र में दफनाते हो, that is sepultured। dost मैंने आपको बता ही दिया, आज के ज़माने में इसको डू कहते हैं, ये आर्केइक वर्ड है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि शेक्सपियर, आप जो इतने पॉम्प से लेटे हुए हो, यानी इतने ठाट बाट से लेटे हुए हो अपनी कब्र में या अपने मकबरे में, तो कहाँ लेटे हुए हो? वो मकबरा कहाँ है? तो वो मकबरा आपके रीडर्स के अंदर है। आपको कोई बहुत शान और शौकत सजावटी टूम बनवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है शेक्सपियर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे रीडर्स के अंदर ही शेक्सपियर का मकबरा है और वो अपने रीडर्स के दिलों में रहते हैं उनके काम की वजह से। ओके। दैट किंग्स फॉर सच अ टूम वुड विश टू डाई। और जो बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े जो राजा हैं, उनके लिए टूम बनवाई जाती हैं, सोने की बहुत सजावटी टूम मकबरे बनवाए जाते हैं मरे हुए राजाओं के लिए। यस, उनके लिए टूम बनवाई जाती है। लेकिन जो टूम शेक्सपियर की बनी है हर रीडर के दिल में, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी बर्बाद नहीं होगी, हमेशा लोग उनको याद रखेंगे, ऐसी टूम को पाने के लिए तो बड़े बड़े राजा भी मरने को तैयार हैं। उनको नहीं चाहिए कि हमारे लिए सोने का टूम बनो, उनको भी है कि हमें भी लोग इतना ही प्यार करें, हमें भी लोग सदियों सदियों तक ताउम्र एवर लास्टिंग याद रखें, जैसे शेक्सपियर को लोग याद कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी पोम ख़त्म होती है और बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है इस पोम का, एक मैसेज है कि शेक्सपियर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शान और शौकत वाली टूम की, क्योंकि उनके रीडर्स के अंदर वो समा चुके हैं और उन्हीं के अंदर उनकी टूम या उनका मकबरा है। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर ये पूरी पोम इसलिए लिखी क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन को डर था कि समय बीतते कहीं ऐसा ना हो कि शेक्सपियर को लोग भूल जाएं, उनका असर ख़त्म होना लगे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें विश्वास भी था कि उनके जो रीडर्स हैं वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो समा चुके हैं, शेक्सपियर समा चुके हैं अपने रीडर्स के अंदर और वो उनके रीडर्स जनरेशन बाय जनरेशन। तो ये जो पोम है आपकी ऑन शेक्सपियर 1630, जिसके पोएट कौन है? जॉन मिल्टन है। तो इन्होंने ये पोम क्यों लिखी है? इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर।
तो जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए, यानी कि उनकी याद में, उनके सम्मान में उन्होंने एक कविता उनके ऊपर लिखी है। मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर जैसे ग्रेट पोएट, महान कवि शेक्सपियर डज नॉट नीड हिज रिमेन्स टू बी बरीड अंडर पाइल्स ऑफ स्टोन्स। तो जॉन कहते हैं कि शेक्सपियर जैसे महान कवि को मरने के बाद कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई उनकी पत्थरों से बनी सजावट करके बहुत महंगी सोने से लदी कोई उनकी टूम यानी कोई उनका मकबरा बनवाए। कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनके जो रिमेन्स थे यानी जो उनकी बची कुची हड्डियां थी उनको आप गाड़ो किसी टूम के अंदर, किसी मकबरे के अंदर। क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने? हियर पाइल्स ऑफ स्टोन्स मीन्स ग्रैंड टूम। पाइल्स ऑफ स्टोन्स का मतलब क्या है? ग्रैंड टूम। कोई बहुत सजावट करके सोने से लदी कोई टूम यानी कोई मकबरा बनाने की शेक्सपियर के लिए ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कौन कह रहा है? जॉन मिल्टन। क्यों कह रहे हैं? द रिमेन्स ऑफ शेक्सपियर डू नॉट नीड टू बी हिडन इनसाइड पिरामिड विच इज पॉइंटिंग टू द स्टार्स। और ये भी बोला जॉन मिल्टन ने कि जो रिमेन्स थे, जो बची कुची हड्डियाँ थी, बोन्स थी शेक्सपियर की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनकी हड्डियों को किसी पिरामिड के नीचे छुपाया जाए। पुराने ज़माने में जैसे इजिप्ट में क्या होता था, बड़े बड़े पिरामिड होते थे और जो राजा मर जाते थे उनकी हड्डियाँ या उनकी जो बची कुछ चीज़ें होती थी उनको ममीफाई करते थे, यानी उनको ममीज़ बना के पिरामिड के नीचे छुपा दिया जाता था। और वो पिरामिड्स कैसे होते थे? पॉइंटिंग टू द स्टार्स, यानी इतने ऊंचे पिरामिड्स होते थे कि ऐसा लगता था कि वो सितारे छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो जॉन मिल्टन कहते हैं ये भी ज़रूरत नहीं है कि हमें शेक्सपियर के जो रिमेन्स हैं, बची कुची हड्डियाँ हैं जो रिमेनिंग हैं, उनको हम किसी पिरामिड के अंदर छुपा के रखें, उनको ममीफाई करके मम्मी बना के रखें। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों बोल रहे हैं शेक्सपियर के लिए इतना सब कुछ जॉन मिल्टन? इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम टू बिल्ड ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स इन मेमोरी ऑफ ग्रैंड पीपल। तो शेक्सपियर के लिए बोल रहे हैं जॉन मिल्टन, मतलब जॉन मिल्टन ये बोल रहे हैं कि तो बहुत ही पुराना कस्टम है, रीति रिवाज है कि जब कोई बहुत ग्रेट पीपल, कोई बड़े लोग मरते हैं, जैसे बड़े कोई साइंटिस्ट हो गए, आर्टिस्ट यानी कोई कलाकार हो गए, बड़े ऑथर्स यानी लेखक, कोई राजा या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन इस टाइप का कोई मरता है, तो उनकी याद में उनका कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, कोई स्टैचू, कोई टूम, कोई मकबरा इस टाइप का बनाया जाता है। बट मिल्टन थिंक्स दैट बिल्डिंग सच अ मॉन्यूमेंट इन द नेम ऑफ शेक्सपियर वुड बी यूजलेस। लेकिन मिल्टन का कहना है कि अगर शेक्सपियर के नाम पे अगर ऐसा ही कोई मॉन्यूमेंट, कोई इमारत, कोई टूम, कोई मकबरा बनाओगे तो यूजलेस है, वो बेकार है। जबकि शेक्सपियर से बड़ा तो इस सदी का, इस दुनिया का कोई बड़ा, उससे बड़ा कोई पोएट, कवि, प्लेराइट कोई है ही नहीं। यस, लेकिन जॉन मिल्टन ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि शेक्सपियर जैसा ग्रेट पर्सन, महान इंसान को इन सब वीक विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है अपना नाम को मेमोरेट करने के लिए। यानी जॉन मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर जैसे महान कवि को ऐसे वीक विटनेस यानी कमज़ोर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लोगों के दिलों में अपना नाम हमेशा याद रखवाने के लिए। कमज़ोर चीज़ें क्या? यानी उसको ऐसे मॉन्यूमेंट्स की और इन बड़े बड़े टूम्स की, मकबरों की, उसके नाम के स्टैचूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है शेक्सपियर को अपना लोगों में नाम याद कराने के लिए, क्योंकि वो तो इतना महान है, उनका काम इतना अच्छा है, इतना इंस्पायरिंग है कि लोग जनरेशन्स तक यानी सदियों तक उनको कभी नहीं भूलेंगे। लोगों ने जैसे उन्हें अपने अंदर समा लिया है, उनके काम को इतना पसंद किया है। शेक्सपियर ने तो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करा हुआ है और मैनी जनरेशन्स यानी आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया है, यानी प्रभावित किया है। यहाँ तक कि उनके बाद जितने भी पोएट्स आए, जितने भी दूसरे कवि आए, वो भी अपनी पूरी उम्र मेहनत करते रहे कि हम शेक्सपियर जैसा लिखें, शेक्सपियर जैसा लोगों को प्रभावित करें, उनके जैसा इंस्पायरिंग काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी शेक्सपियर जैसा नहीं बन पाए और आखिरी में उनको क्या फेस करना पड़ा? शेम। उनको सिर्फ शर्म आती थी कि हम शेक्सपियर जैसे नहीं बन पा रहे। बहुत सारे लोगों ने पोइट्री लिखना सीखी है, वर्सेस लिखना सीखे हैं शेक्सपियर की किताबें रीड करने के बाद, उनको पहले नहीं आती थी। मिल्टन के मुताबिक अगर आपको ये सीखना है कि अच्छी लिटरेचर कैसे लिखते हैं, अच्छा पोएम्स कैसे लिखना है, तो ये आपको कैसे सीखना पड़ेगा? ये आपको सीखना पड़ेगा शेक्सपियर की पोएम्स रीड करने के बाद। लर्निंग हाउ टू राइट गुड लिटरेचर बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम शेक्सपियर इज द बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम। तो मिल्टन कहते हैं कि अगर शेक्सपियर को आपको ट्रिब्यूट यानी सम्मान देना ही है तो आप उनकी किताबें पढ़िए, उनकी पोम्स पढ़िए, सोनेट्स पढ़िए और लिखना सीखिए कि अच्छी लिटरेचर में, अच्छी इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। यही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, सबसे बड़ा सम्मान है।
The poet thinks that making pompous tombs, monuments and statues are only meant of kings because many of the kings would wish to die in order to have grand tombstone in their name. तो पोएट जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि शेक्सपियर को इन टूम स्टैचूज़ की, बड़े बड़े मकबरों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा, इतना प्रभावित कर चुका है उनका काम उनके रीडर्स को, कि उनके रीडर्स ने जैसे शेक्सपियर को अपने अंदर समा लिया है और उनके अंदर ही शेक्सपियर की टूम्ब बन गई है, एक मकबरा बन गया है। सदियों, सालों, पीढ़ियों दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन कोई शेक्सपियर को नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने शेक्सपियर को अपने अंदर समा लिया है। उनके नाम की कोई टूम, कोई स्टैचू बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने अंदर ही उनके नाम की एक टूम बनवा ली, और इससे खूबसूरत टूम कोई नहीं हो सकती, यानी इससे खूबसूरत मकबरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई उनको भूलेगा नहीं। जब आप किसी को अपने अंदर समा लेते हो तो आप अपनी मरते दम तक उनको नहीं भूलते हो। ओके, यहाँ तक कि पोएट ये भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े किंग्स हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं, जब वो मरते तो उनके नाम की बड़ी बड़ी टूम, स्टैचूज़, मॉन्यूमेंट्स, मकबरे, इमारतें, ये सब बनती हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत टूम जो शेक्सपियर की बनी हुई है उनके रीडर्स के अंदर ही, ऐसी खूबसूरत टूम पाने के लिए तो राजा मरने के लिए भी तैयार है कि भाई इतनी खूबसूरत टूम कि कोई उनको नहीं भूल पाएगा उनके मरने के बाद। टूम तो हो सकता है, मकबरा तो समय के बीतते ख़राब हो जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन जो चीज़ किसी के अंदर बसी हुई है, जो मकबरा किसी के अंदर है, वो उस इंसान जब तक जीवित है तब तक वो मकबरा है, और जनरेशन बाय जनरेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी उनके बारे में ज़रूर बताएगा। यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी। बेसिकली कंक्लूजन यही है कि जॉन मिल्टन को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीतते समय के साथ लोग शेक्सपियर को भूल ना जाएं, लेकिन उनको साथ ही साथ ये विश्वास भी था कि उनके रीडर्स कभी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके रीडर्स इतने लॉयल हैं उनके लिए। शेक्सपियर ने इतना प्यारा काम किया है कि कोई पोएट आज तक उन तक छू नहीं पाया है, और उनकी लिखी गई जो चीज़ें हैं वो बेसिकली उनके रीडर्स के अंदर समा गई हैं, और उनके रीडर्स के अंदर ही उनका एक मकबरा, एक मॉन्यूमेंट जैसे बन चुका है, जो कभी ख़राब नहीं होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो हमारे पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनको ऐसा क्यों लगता है कि शेक्सपियर के नाम का कोई पत्थर का बड़ा सा मॉन्यूमेंट या स्टैचू बनाना, मकबरा बनाना या टूम्ब बनाना या कोई इमारत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा क्यों लगता है मिल्टन को? आंसर देखते हैं। इस पोम में जो हमारे पोएट मिल्टन है, उनको ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के नाम का उनकी डेथ के बाद कोई पत्थर का सजावटी सा बड़ी सी इमारत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ही हैड बिकम इमॉर्टलाइज इन द हार्ट्स ऑफ हिज रीडर्स। क्योंकि अपने रीडर्स के दिलों में शेक्सपियर इमॉर्टलाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि अमर हो गए हैं। शेक्सपियर, वैसे तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो इस धरती को छोड़ के मर चुके हैं, वो जा चुके हैं, लेकिन उनका काम इतना अच्छा था, इतना प्रभावशाली, इतना इंस्पायरिंग था कि अपने रीडर्स, जो लोग उनकी किताबें रीड करते थे, उनके दिलों में वो जैसे समा गए हैं, इतना इंस्पायर कर दिए गए हैं कि वो अपने रीडर्स के दिलों में अमर हो चुके हैं। उनके रीडर्स जनरेशन्स तक, आने वाली पीढ़ियों तक शेक्सपियर को कोई नहीं भूलने वाला। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए आप बड़ा सा इमारत बनवाओ, लेकिन उनके रीडर्स के दिलों में वो इतना जिंदा है कि इमारत भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। शेक्सपियर ने अपना खुद का, समझो, एक मॉन्यूमेंट, एक इमारत बिल्ट कर लिए, बना लिए, और कैसे बनाई है? थ्रू हिज ओन वर्क। अपना इतना बढ़िया क्वालिटी ऑफ काम करके, जो लोगों तक इजीली फ्लो हो जाता है, यानी लोगों के दिलों तक आसानी से पहुंच जाता है, लोगों को छूता है। इन सारी चीज़ों से शेक्सपियर ने जैसा अपना मॉन्यूमेंट खुद ही बना लिया है, और जो उनके रीडर्स हैं, रिसीव हिज वर्ड्स एज वन वुड रिसीव द वर्ड्स फ्रॉम गॉड। जैसे आप भगवान के शब्द सुनते हो, वो संतों की शब्द सुनते हो, और उनकी शब्दों को ऐसे सुनते हो जैसे आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आप उसको फॉलो कर ही रहे हो, वैसे लोग शेक्सपियर की किताब पढ़ते हैं जैसे भगवान की किताबें पढ़ रहे हैं। इतना लोग शेक्सपियर को मानते हैं। देयरफॉर जो शेक्सपियर के शब्द हैं, लिखे गए शब्द हैं, कविताएं हैं, सोनेट्स हैं, उन शब्दों ने खुद क्रिएट किया है, खुद बनाया है एक एवरलास्टिंग मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर दी है शेक्सपियर ने, ऐसी याद क्रिएट कर ली है शेक्सपियर ने अपने रीडर्स के माइंड्स में, दिलों में, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मॉन्यूमेंट तो एक बार ख़राब हो जाएगा, बारिश में बिल्डिंग ख़राब हो जाएगी, इमारत टूट जाएगी, लेकिन जो दिलों में मॉन्यूमेंट बिल्ड हो गया है रीडर्स के, वो कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट,
व्हाट डज द वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रेफर टू। अब ये जो लाइन है ये आपकी पोएम की लाइन है और पूछा जा रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब है। दाई सबसे पहले मैं बता दूं एक आर्केक वर्ड है, यानी ओल्ड फैशन का इंग्लिश वर्ड है जिसको आज के ज़माने हम बोलते हैं योर, जिसको आज के ज़माने में हम बोलते हैं योर। ओके, तो वीक विटनेस क्या है? वीक विटनेस refers to the pyramids of stone which are not enough or required to honor the memory of genius शेक्सपियर। तो बोला जा रहा है, जॉन मिल्टन इस लाइन में ये बोल रहे हैं कि शेक्सपियर को वीक विटनेसेस जैसे पिरामिड्स की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे बड़े बड़े राजा जब पुराने ज़माने में मर जाते थे तो इजिप्ट में क्या होता था, बड़े बड़े पिरामिड्स के नीचे उनको ममी बना देते थे, यानी ममीफाई करके उनको गाड़ देते थे, उनका टूम, उनका मकबरा वहाँ बनाते थे और बहुत सोना, गोल्ड, डायमंड लद के उनकी पूरी टूम को सजाते थे। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर मोहताज नहीं है इन सारी वीक चीज़ों का कि मुझे पिरामिड के अंदर मुझे गाड़ना या तभी लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। पोएट शेक्सपियर जैसा जीनियस महान कवि इन सारी चीज़ों का मोहताज नहीं है। उसने तो ऑलरेडी अपना मॉन्यूमेंट इतना इम्प्रेसिव बिल्ड किया हुआ है अपने रीडर्स के दिलों में जो कभी ख़राब नहीं होगा, और जो उनका मॉन्यूमेंट, जो उन्होंने अपनी इमारत बिल्ड करी वो एवर लास्टिंग यानी कभी ख़त्म नहीं होगी अपने काम द्वारा। और वही विटनेस है उनकी मेमोरी का, यानी जो आज तक लोग उनको याद कर रहे हैं वो उनके काम की वजह से याद कर रहे हैं, और वही उनका मॉन्यूमेंट है, इमारत है। और उनको इतनी सजावटी इमारतों की टूम्स की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो अपने काम से अपने लोगों के दिलों में एक टूम, एक इमारत बना के रखी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट, हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द सक्सीडिंग जनरेशंस ऑफ पोएट्स। हमारे जो पोएट मिल्टन है उन्होंने शेक्सपियर को कैसे बताया है कि जो शेक्सपियर हैं वो आने वाली पीढ़ियों में जितने भी दूसरे कई पोएट्स आए, कवि आए, उनको शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, यानी प्रेरित किया है। और बहुत ज़्यादा मतलब आने वाली जनरेशन्स सोचते थे, मेहनत करते थे कि हम शेक्सपियर जैसे बने। तो कैसे शेक्सपियर ने आने वाली पीढ़ी में जितने भी पोएट्स थे उनको प्रभावित किया है, इंस्पायर किया है? आंसर देखते हैं। मिल्टन ने शेक्सपियर को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो आने वाले जनरेशन्स ऑफ पोएट्स को उन्होंने इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है। कैसे? बाय स्टेटिंग दैट इट्स वर्ड्स लीव एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन इट्स रीडर्स। क्योंकि मिल्टन कहते हैं कि जो उनके शब्द थे, जो उनके वर्ड्स, लिखी गई चीज़ें थीं शेक्सपियर की, वो उनके रीडर्स के दिमाग में, दिल में, जहन में एक एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है, एक ऐसी छाप छोड़ता है जो उनके रीडर्स कभी भूल ही नहीं पाते। इतना अच्छा लिखते थे वो। जब कोई भी रीडर उनकी किताबें रीड करता था या सुनता था या उनकी कोई प्ले या उनके सोनेट्स यानी सोनेट्स बहुत फेमस हुए थे शेक्सपियर के। ये कुछ ऐसी कविताएं थी जो सिर्फ 14 लाइंस की थी, जो सिर्फ 14 लाइंस की ही थी। वो सिर्फ 14 लाइंस की कविताएं लिखते थे, उनको हम सोनेट्स कहते हैं। तो जब भी कोई रीडर उनकी सोनेट्स को, प्लेराइट्स को, कविताओं को सुनता था या फिर रीड करता था, दे आर ऑस्ट्रक। तो उनका रिएक्शन ऑस्ट्रक हो जाता था कि मतलब कैसे, वो इतना एडमायर करने लगते थे, वो इतना वंडर से भर जाते थे कि कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। एंड दे बिकम स्पेल बाउंड विद वंडर, और वो इतना ज़्यादा एस्टॉनिश्ड, वंडरफुल फील करते थे शेक्सपियर की लिखी गई चीज़ों का कि वो स्पेल बाउंड हो जाते थे, यानी उनके शब्द ख़त्म हो जाते थे, वो स्पीचलेस हो जाते थे। These works even amaze future generations of poets। और यही काम शेक्सपियर का आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स थी, जो पोएट्स की, उनको भी अमेज करती थी, यानी उनको भी वंडरफुल फील कराती थी और इंस्पायर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट पोस्टेरिटी हैज बिस्टाउड ऑन शेक्सपियर। कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। पोस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर जनरेशन्स, यानी आने वाली पीढ़ी। और बेस्टाउड का मतलब क्या होता है? टू गिव समथिंग टू समबडी टू शो हाउ मच ही और शी इज़ रिस्पेक्टेड। आप जब किसी को कोई चीज़ देते हो ये दर्शाने के लिए कि आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज़ आप उनको बेस्टाउ कर रहे हो। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन ने शेक्सपियर को ऐसा कौन सा ट्रिब्यूट, ऐसा कौन सा सम्मान दिया है जिससे हमें ये पता चलता है
कि सब लोग शेक्सपियर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना सम्मान करते हैं उनका। सो द आंसर इज, जो ट्रिब्यूट शेक्सपियर को मिला, जो एज अ ट्रिब्यूट के तौर पे यानी सम्मान के तौर पे शेक्सपियर को जो हमारी पोस्टेरिटी है, यानी कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो अभी हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हैव केप्ट हिज मेमोरी अलाइव इन दी हार्ट्स एंड माइंड्स। तो जो सबसे बड़ा उन्होंने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट दिया वो यही दिया है कि उन्होंने शेक्सपियर की जो मेमोरी है, जो याद है, वो अपने दिलों में और अपने दिमाग में आज तक अलाइव रखी है, यानी कि जीवित रखी है, मरने नहीं दिया, खत्म नहीं होने दिया शेक्सपियर के बारे में। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वर्ड स्पोकन, टॉट एंड सेलिब्रेटेड। जो शेक्सपियर के जो वर्ड्स हैं, उनकी जो लिखी गई कविताएं, सोनेट्स हैं, वो आज भी हमारी आज की जनरेशन भी रीड करती है, बोलती है। आज की जनरेशन की जैसे टीचर्स हैं वो दूसरे बच्चों को सिखा भी रही हैं। एंड सेलिब्रेटेड अमंग्स द ग्रेटेस्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के जो बेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं उसमें शेक्सपियर की जो किताबें हैं वो जैसे कि सेलिब्रेट करी जाती हैं, यानी आज भी बेस्ट किताबों में सबसे टॉप पे शेक्सपियर की बुक्स का ही नाम आता है। जितने भी उन्होंने प्लेज लिखे हैं, सोनेट्स यानी 14 लाइन्स की जो कविताएं लिखी हैं, तो जो उन प्लेज एंड सोनेट्स की जो लाइन्स हैं वो लोग एवरीडे स्पीच यानी रोज़मर्रा की जो लोगों की बातचीत है, जो लोगों के शब्द हैं, लोग उसमें कोट करते हैं, यानी बना के बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा ऐसा, और ये बात मैं नहीं कहता, शेक्सपियर कहते हैं। तो लोग शेक्सपियर की बातों को कोट करके डेली लैंग्वेज में यूज़ करने लगे हैं। एंड यूज फ्रीक्वेंटली एज अ रेफरेंस इन प्रिपेयरिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग मटीरियल्स। यहाँ तक कि शेक्सपियर के जो मटीरियल है, लिखी गई चीज़ें, वो फ्रीक्वेंटली यानी हमेशा यूज़ होती रहती है। अगर कोई भी तरीके की फॉर्म ऑफ राइटिंग लिखनी है या कुछ रीडिंग करना है आपको इंग्लिश में, तो एज अ रॉ मटेरियल लोग शेक्सपियर की लिखी गई चीज़ों को यूज़ करते हैं कि अच्छा उसने ऐसा लिखा तो हमें भी ऐसा ही लिखना है, क्योंकि इस तरीके से मतलब लिखा जाता है, इस तरीके से चीज़ें बनती हैं लिटरेचर में। शेक्सपियर की जो डेथ एनिवर्सरी है वो आज भी सेलिब्रेट करी जाती है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन पर, यूके यूनाइटेड किंगडम में है, ताकि इतने बड़े लिटरेरी जीनियस को ट्रिब्यूट दिया जाए यानी सम्मान दिया जाए। तो इतना सब आज की जनरेशन कर रही है शेक्सपियर को सम्मान देने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सेकंड पोएम है कौन सी। तो आपकी सेकंड पोएम है ऑन शेक्सपियर 1630। ओके, अब फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन गिवन रहता है और उसके साथ आपको गिवन रहते हैं 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन पढ़ के आपको जो लगता है जो सबसे सही ऑप्शन है या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आपको उससे करना है टिक मार्क। ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑन शेक्सपियर 1630। जो आपकी ये पोएम है जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर 1630, इसके पोएट यानी कि कवि कौन है? 4 ऑप्शंस गिवन है, ए जॉन डन, बी जॉन कीट्स, सी जॉन मिल्टन या डी जॉन अपडाइक। अगर एक बार भी आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी या समरी के वीडियोस देखे हैं या गलती से एक बार भी आपने बुक खोली है अपनी, तो आप विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियरली ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर्केइक वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोएम। तो जो आपकी पोएम है उसमें कई सारे आर्केइक वर्ड्स यूज हुए हैं। आर्केइक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ओल्ड फैशन इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में जिसको हम दाए बोलते थे, आज के ज़माने में हम उसको योर कहते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इस तरीके के आर्केइक वर्ड्स हैं जो आपकी पोएम में यूज़ हुए हैं। यूजुअली शेक्सपियर उसको काफ़ी यूज़ किया करते थे अपने सोनेट्स में और अपने पोएम्स में। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए दाओ, बी दाए, सी डोस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियरली ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि दाव का मतलब होता है आज के ज़माने में यू, ये एक आर्केइक वर्ड है। बी दाए भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका आज के ज़माने में मतलब होता है योर। और डी सी जो डोस्ट है ये भी एक आपका आर्केइक वर्ड है जिसको हम कहते हैं डू आज के ज़माने में। इसके अलावा पोम में हैस्ट नाम का भी एक आर्केइक वर्ड यूज़ हुआ है जिसको आज के ज़माने में हम कहते हैं हैव। So all of these words are archaic words. That means option number D is the right option to this question. Next, what are Shakespeare's relics? Shakespeare के relics
क्या होते हैं। अब जो ये वर्ड रेलिक्स है ये भी एक आर्केइक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग अब चेंज होके ये हो गई है आज के ज़माने में, बट पोम में ये लिखी तो आई हैव मेंशन्ड दिस स्पेलिंग, इसकी जगह ये स्पेलिंग भी आ जाए तो दोनों ही सही हैं। अब रेलिक्स का मतलब क्या होता है? रेलिक्स मतलब किसी डेड बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं, यानी बचे कुचे उसके बोन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, या उसके बचे हुए दांत या उसकी बची हुई हड्डियाँ, ऑल दीज थिंग्स रिमेन्स ऑफ अ डेड बॉडी इज नोन एज रेलिक्स। तो शेक्सपियर के कौन से रेलिक्स यानी बॉडी के कौन से रिमेन्स उनकी डेथ के बाद बचे हुए थे जिनको छुपाने की या गाड़ने की या उसका मकबरा बनाने की बात जॉन मिल्टन कर रहे हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, क्या उनके बोन्स की बात हो रही है? बी, एशेस, क्या उनकी राख की बात हो रही है? सी, हेयर, क्या उनके बचे हुए बालों की बात हो रही है? या डी, उनके टीथ की बात हो रही है? तो टीथ एंड हेयर की बात बिल्कुल भी चैप्टर में पोएम में नहीं करी गई है। एशेज यानी जलने के बाद किसी की जो राख बचती है। अब क्लियरली शेक्सपियर एक इंग्लिश मैन थे, यानी वो क्रिश्चियन थे, तो उनको बरी किया गया था, उनकी राख तो बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो कोई हिंदू नहीं थे जिनको जलाया गया, क्योंकि जलने के बाद इंसान राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो एशेज भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ पोएम में गिवन है। सो क्लियरली जो बोन्स थी यहाँ पर उनकी बात हो रही है, और उनकी बोन्स जो शेक्सपियर की जो बोन्स थी उनको भी ऑनर्ड कहा गया, यानी रिस्पेक्टेड बोन्स कहा गया, क्योंकि शेक्सपियर इतने महान कवि थे। सो ऑप्शन नंबर ए, बोन्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिल्टन देयर इज नो नीड टू बिल्ड एनी मॉन्यूमेंट और टूम्ब फॉर शेक्सपियर। जॉन मिल्टन जो कि हमारी इस पोएम के पोएट हैं, उनके मुताबिक जो शेक्सपियर हैं उनके नाम का कोई मॉन्यूमेंट यानी कोई इमारत या उनके नाम की कोई टूम यानी उनका कोई मकबरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये बात ए ट्रू है, सही है, यानी बी फॉल्स यानी गलत है, सी मे बी हो सकता है, या डी कांट से कह नहीं सकते? तो क्या है? सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। मिल्टन ने बिल्कुल ऐसा कहा था कि शेक्सपियर जैसे महान कवि को कोई बड़ी सी इमारत या सजा धजा के सोने से लदी कोई टूम यानी उनकी कोई मकबरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो काम था, जो उनकी लिखी गई चीज़ें थी, वो इतनी इंस्पायरिंग, इतनी प्रभावशाली थी कि उनके रीडर्स उनके लिए हमेशा लॉयल रहे। और जब वो उनकी लिखी गई पोएम्स, सोनेट्स पढ़ते थे तो जैसे उन्होंने शेक्सपियर को अपने अंदर समा लिया, और उन्होंने अपने ही अंदर शेक्सपियर को जब समा लिया तो उनके अंदर ही शेक्सपियर की एक इमारत, एक टूम जैसे बन गई, और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। पत्थर की, मार्बल की बनाई हुई टूम तो शायद ख़राब भी हो जाए बीतते हुए समय के साथ, लेकिन जो लोगों के मन में इमारत, जो मकबरा बन गया है शेक्सपियर के नाम का, वो कभी ख़राब नहीं होगा, मरते दम तक नहीं होगा, क्योंकि आने वाली हर जनरेशन, आने वाली हर पीढ़ी शेक्सपियर को पढ़ेंगे, इतने महान कवि थे वो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, व्हाट डज वीक विटनेस रेफर टू? अब ये जो लाइन है ये आपकी पोएम की ही लाइन है, इसमें दाई का मतलब है क्या है? योर, ये एक आर्केइक वर्ड है। वीक विटनेस ऑफ दाई नेम यानी वीक विटनेस ऑफ योर नेम। इस लाइन में आपको बताना है कि इस लाइन में जो ये वीक विटनेस है इसको ये क्या रेफर टू है, यानी इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए कही गई थी कि जो शेक्सपियर जैसा महान कवि है उसको किसी वीक, इतनी कमज़ोर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यानी कमज़ोर चीज़ें कौन सी? उसको ये मॉन्यूमेंट्स, ये इमारतें, ये टूम, ये मकबरों की ज़रूरत नहीं है। इतनी वीक, इतनी कमज़ोर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है शेक्सपियर को लोगों के दिलों में अपना नाम याद रखवाने के लिए हमेशा, क्योंकि शेक्सपियर का जो काम था वो इतना इंस्पायरिंग था कि लोगों ने अपने अंदर ही उसको संभाल लिया और कहीं ना कहीं उनके दिलों में शेक्सपियर की एक टूम्ब, एक इमारत बन गई है। इसीलिए उनको ये वीक विटनेसेस यानी इन कमज़ोर चीज़ों की जो समय के साथ ख़राब हो जाएंगी, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लोगों के दिलों में अपना नाम याद रखवाने के लिए। तो यहाँ पर वीक विटनेस का क्या मतलब है? ऑप्शंस में देखते हैं। ए, मॉन्यूमेंट्स, क्या इमारतों की बात हो रही है? यस। बी, टूम्स, क्या मकबरों की बात हो रही है? यस। सी, स्टैचूज़, यानी कि क्या किसी के स्टैचू, जब कोई मर जाता है तो उनका स्टैचू बना देते हैं पत्थर का। यस, तो किसी स्टैचू की बात हो रही है कि यहाँ पे? यस। ये तो दैट मीन्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शन सही है। तो इन कमज़ोर चीज़ों की शेक्सपियर को ज़रूरत नहीं है, वीक चीज़ों की, क्योंकि ये तो समय के साथ बारिश में या 100 साल बाद बन के ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, लेकिन जो दिलों में इमारतें और टूम्ब बन गई हैं शेक्सपियर के नाम की, वो कभी नहीं टूट सकती, वो कभी नहीं ख़राब हो सकती।
So option D, all of the above is the right option to this question. Next, who is filled with wonder and astonishment? कौन वंडर और एस्टोनिशमेंट से भर गया है? वंडर यानी जब आप बहुत हैरान होते हो, और एस्टोनिशमेंट यानी जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हो कि वाओ, यानी कितना सरप्राइज हो गए हो कि कितना अच्छा। तो कौन वंडर और एस्टोनिशमेंट से भर गए हैं? तो बेसिकली हर वो इंसान जो शेक्सपियर के लिखी गई प्ले राइट्स, पोएम्स, सोनेट्स पढ़ते हैं, वो वंडर और एस्टोनिशमेंट से भर गए हैं कि आखिर कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। यस, सो ऑप्शन देखते हैं। ए, द अदर पोएट्स, जो दूसरे कवि, जो दूसरे पोएट्स शेक्सपियर के ज़माने के थे, क्या वो वंडर एंड एस्टोनिशमेंट से भर गए? यस, डेफिनेटली वो भी। बी, द रीडर्स, वो रीडर्स जो शेक्सपियर की किताबें पढ़ रहे हैं, क्या वो वंडर एंड एस्टोनिशमेंट से भर गए? डेफिनेटली। बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों, तो यस ये भी सही है। डी, शेक्सपियर हिमसेल्फ, क्या शेक्सपियर खुद वंडर एंड एस्टोनिशमेंट से भर गए? नहीं, वो थोड़ी बोलेंगे अरे मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, नहीं, जो दूसरे लोग थे वो वंडर एंड एस्टोनिशमेंट से भर गए थे। तो शेक्सपियर हिमसेल्फ नहीं होगा, ए एंड बी सही है, विच मीन्स कॉम्बिनेशन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज फीलिंग अशेम्ड इन द पोएम? पोएम में अशेम्ड कौन फील कर रहा है, यानी शेम, शर्म किसको आ रही है पोएम में? कौन अशेम्ड फील कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ए, द कंटेम्प्रेरी पोएट्स ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के ज़माने के उनके कंटेम्प्रेरी दूसरे पोएट्स थे, यानी उनके ज़माने में जो उनके साथ जो दूसरे कवि थे लिटरेचर बिजनेस में, क्या वो अशेम्ड, क्या शर्मनाक फील कर रहे हैं? तो येस, कहीं ना कहीं वही शेम फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कोशिश करते थे कि हम भी शेक्सपियर जैसा मेहनत करें, वो इतनी मेहनत करते थे कि हम भी शेक्सपियर जैसा अच्छा लिखने की कोशिश करें, इतना इंस्पायरिंग काम लिखने की कोशिश करें कि हम भी लोगों के दिलों तक अपनी जगह बना लें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो पाता था, और जिस वजह से वो अशेम्ड फील करते थे। तो येस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। दूसरे ऑप्शन देखते हैं। बी, जॉन मिल्टन, क्या जो हमारे खुद के पोएट हैं इस पोएम के, जॉन मिल्टन, वो अशेम्ड फील करते थे? नो, बल्कि उनको तो कहीं ना कहीं डर था कि कहीं समय बीतते लोग शेक्सपियर का नाम न भूल जाए, इस वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने मन में विश्वास भी था कि जो उनके रीडर्स हैं वो कभी भी शेक्सपियर का नाम खत्म होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लोग सदियों सदियों तक शेक्सपियर की किताबें पढ़ते रहेंगे, तो ये अशेम्ड फील नहीं करते थे। सी, विलियम शेक्सपियर, क्या वो खुद अपने लिए अशेम्ड फील करते थे? बिल्कुल भी नहीं। सी, रीडर्स क्यों अशेम्ड फील करेंगे? वो तो वंडर एंड एस्टोनिशमेंट से भर जाते थे कि कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिल्टन, वेयर इज शेक्सपियर्स मॉन्यूमेंट? जो हमारे राइटर हैं जॉन मिल्टन, जो पोएट हैं, उनके मुताबिक शेक्सपियर का मॉन्यूमेंट, जो शेक्सपियर के नाम की जो इमारत है, वो कहाँ है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, क्या स्ट्रैटफोर्ड नाम की जगह पर एवन नाम की जो नदी बहती है वहाँ पर है? तो ये जगह यूनाइटेड किंगडम में है। ये वो जगह है जहाँ पर शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, वहीं उनकी डेथ भी हुई थी, क्योंकि वो इंग्लैंड के बाहर कभी निकले ही नहीं अपनी पूरी लाइफ टाइम। और यही वो जगह है जहाँ पर हर साल शेक्सपियर की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पर उनकी कोई इमारत नहीं बनाई गई है, नॉट एट ऑल। बी, इन द हार्ट्स ऑफ हिज रीडर्स, क्या उनके रीडर्स के दिलों में उनकी इमारत बन चुकी है? तो यस, मिल्टन यही कहते हैं कि शेक्सपियर को बड़ी टूम, इमारत, स्टैचू की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके रीडर्स के दिलों में उनकी इमारत बन चुकी है जो कभी भी खराब नहीं होगी। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सी, जर्मनी में है क्या? नहीं, कहीं जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है शेक्सपियर का। डी, नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, दैट डैश फॉर सच अ टूम्ब वुड विश टू डाई, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द पोएम। अब ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी पोएम की लाइन है, और यहाँ पर एक ब्लैंक दिया है, आपको इसको फिल करना है क्योंकि ये पोएम की ही लाइन है। तो दैट डैश फॉर सच अ टूम्ब वुड विश टू डाई, ऑप्शन देखते हैं। ए, साइंटिस्ट, ऐसा कुछ भी पोएम में नहीं है। बी, पॉलिटिशियंस, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। सी, किंग्स, यस किंग्स दिया हुआ, और यही वो लाइन में फिल करेंगे इस वर्ड को। डी, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है? दैट किंग्स फॉर सच अ टूम्ब वुड विश टू डाई। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि जो टूम्ब, जो मकबरा
लोगों के दिलों में बन गया है शेक्सपियर का नाम का, जो कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि ताउम्र आने वाली हर जनरेशन शेक्सपियर को लोग इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे, सम्मानित करते रहेंगे। तो ऐसी खूबसूरत टूम्ब पाने के लिए हर किंग, हर राजा मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि टूम्ब, इमारतें, स्टैचू किनकी बनती है? राजाओं की बनती है। लेकिन जो ये लोगों के दिलों में टूम्ब, जो इमारत, जो मकबरा बना हुआ है, मॉन्यूमेंट बना हुआ है शेक्सपियर के नाम का, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। तो राजा भी ऐसी खूबसूरत टूम्ब पाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार है। सो ऑप्शन नंबर सी, किंग्स, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? ये जो आपकी पोम है ऑन शेक्सपियर 1630, इसकी थीम क्या है? यानी बेसिकली ये पोम किस टॉपिक के ऊपर है, यानी किस पॉइंट को पूरा लेके रखा है इस पोम ने? ऑप्शंस है, ए हेट्रेड, क्या नफरत के ऊपर है? नहीं, यहाँ तो प्यार के ऊपर है, जो लोग, इतने सारे लोग जो शेक्सपियर से करते हैं। बी इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है अमरता, यानी वो इंसान जो कभी मरता नहीं है। तो यस, इमॉर्टैलिटी एक थीम हो सकती है इस पोएम की, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर को मरे हुए सदियों हो गए, वो समथिंग 16th सेंचुरी में उनकी डेथ हो गई थी। तो इमॉर्टैलिटी यानी कि वो मर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जो लिखा गया काम था लोग पढ़ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, यानी हर पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाली हर पीढ़ी शेक्सपियर की किताबें, उनके काम को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स उनके मरने के बाद भी वो हम सब लोगों के बीच में अमर हैं। ओके, तो यस, इमॉर्टैलिटी एक थीम हो सकती है। फ्रेंडशिप, क्या दोस्ती यारी बताई गई है पोम में? नॉट एट ऑल। एंगर, क्या गुस्से के ऊपर पोम है? नॉट एट ऑल। सो ऑप्शन नंबर बी, इमॉर्टैलिटी, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपकी पोम के जितने MCQs हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए ई-बुक्स निकाली हुई हैं। इफ़ यू वांट, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक गिवन है, विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।